तो सर बाड़मेर को काला पानी की सजा कहा जाता है, फिर भी आपने इंस्पायर आरएस एकेडमी की स्थापना की, कैसे? बाड़मेर को अधिकारियों की जो बाड़मेर में पोस्टिंग होती थी ना। तो सर अभी आपके 16 वर्ष बाद में लड़की के बाद में लड़के का जन्म हुआ, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही इसमें? और ये मैं घर में सवाल सुन सुन के बहुत थक चुका था। लड़की के जन्म के 16 साल बाद। तो सर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि प्रेम सिंह राजपुरोहित सर जो है वो आने वाले समय के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे, क्या ये सही है या गलत? तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये चुनाव में जाएगा, चुनाव लड़ेगा और ये राजनीति के अंदर आएगा। तो सर अगर आपको शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने का अवसर मिले तो आप क्या बदलाव करना चाहोगे? यदि मुझे कहा जाए कि शिक्षा प्रणाली के अंदर बदलाव करना है तो मैं ये कहूंगा कि संसाधन बदलाव करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो सर फेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सबसे ज्यादा भारी है? रेस्पॉन्सिबिलिटी भारी है। तो सर बहुत से लोगों का ये मानना है कि किसी भी घर में लक्ष्मी के आने से उसका भाग्य बदल जाता है। आपके जीवन के अंदर वो कौन सा पॉइंट था? हाँ, लक्ष्मी तो बेटी होती और बेटी के आने से सर राजस्थान के अंदर बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन आपने एडी डिजिटल एंड मीडिया कंपनी को ही क्यों चूज किया? मैंने कुछ कंपनी के साथ में पहले काम भी किया। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपना टॉक्स के पहले एपिसोड में। अपना टॉक्स का मतलब है कि हमारे जो पॉडकास्ट की जो सीरीज आने वाली है उसके अंदर हम अपना की बातें करेंगे, मोटिवेशनल बातें करेंगे, स्टूडेंट की जो क्वेरीज रहती है उनकी बातें करेंगे। मतलब हमारे पॉडकास्ट चैनल का ओपन करने का यही उद्देश्य है कि जो बहुत सारे जो पिछड़े हुए विद्यार्थी है उनके मन में कहीं ना कहीं एक जो क्यूरी जो क्वेश्चन रहता है, उन क्यूरीज और क्वेश्चन को हम जो है इस पॉडकास्ट के सीरीज में हम सोल्व करना चाहते हैं। हमारे पहले एपिसोड की सीरीज के अंदर हमने उस शख्सियत को इन्वाइट किया है जो परिचय के मोहताज नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में अगर मैं शिक्षा की क्रांति के जनक कहूँ तो मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज लाखों विद्यार्थियों के आप मार्गदर्शक है और आपने 4 से ज्यादा सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं और वर्तमान में आप संकल्प क्लासेज और इंस्पायर आरएस एकेडमी के निदेशक है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रेम सिंह राजपुरे सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे अपना टॉक्स में पधारे। तो प्रेम सिंह राजपुरे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपना टॉक्स के पहले एपिसोड में। धन्यवाद दिनेश जी। और आज महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अपना टॉक्स का शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको अपना टॉक्स के लिए बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आपने मुझे सबसे पहले मौका दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं प्रेम सिंह राजपुर सर को तो पर्सनली 3-4 सालों से जानता हूं। हमारी कुछ जो ऑडियंस है उस ऑडियंस में से कुछ लोग जो है वो प्रेम सिंह राजपुर सर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हम सर आपके इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम आपने बता दिया, प्रेम सिंह राजपुर मेरा नाम है। 1984 लंगेरा गांव, बाड़मेर से 5 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है लंगेरा। लंगेरा से आगे एक ढाणी है और उस ढाणी को कोजाणियों की ढाणी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और मेरे पापा जी ने 5 भाई। पापा जी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्कूल एजुकेशन के अंदर रहे और हम 4 भाई और 4 बहनें। जब ये मैं कभी बात कहता हूँ तो आज की जनरेशन को ऐसा लगता है इतना बड़ा परिवार, काफ़ी बड़ा परिवार। और उस समय पापा ने संघर्ष करके, माता जी ने भी, और पढ़ाई का थोड़ा महत्व तो समझा, पढ़ाने पर ध्यान दिया। दुर्भाग्य ये रहा कि भाई पढ़ पाए, बहनें नहीं पढ़ पाई, क्योंकि इतना खर्चा नहीं था। मेरी छोटी वाली बहन ने बहुत कोशिश की कि मुझे तो पढ़ा लो, लेकिन उस समय हम सरकारी सेवा में चयनित नहीं थे तो नहीं पढ़ा पाए। सबसे जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, पापा को ऐसा लगा कि पढ़ाई तो हो गई लेकिन नौकरियां कहाँ हैं, आज के टाइम में टफ हो गया, टफ हो गई। और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, मेरी तनख्वाह भी सीमित है। तो भाई को ऐसा लगा कि पापा चिंतित है और पैसे की ज़रूरत है। बहनें बड़ी थी, उनकी शादियां करनी थी। तो भाई ने निर्णय लिया कि मैं लकड़ी के काम पर पूना चला जाऊंगा। वो वहाँ पर चला गया। फिर मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, और ज़्यादा ध्यान देने से सरकारी सेवा के अंदर चयनित हो गया। वाह सर, आप अपने परिवार में सबसे छोटे हो या बड़े हो? नहीं, सबसे बड़ी जो है वो हमारी 2 बहनें हैं। उससे छोटा भाई है जो अभी होमगार्ड के अंदर लगे हुए हैं, वही जो लकड़ी का काम करते थे। अच्छा। उन्होंने फिर वो वापस आए। मेरी जब ज्वाइनिंग हो गई थी तो मैंने उनको कहा कि आप वापस आ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो 8वीं पास हूँ, 8वीं पास के लिए कोई ऐसा अवसर आएगा भी नहीं।
लेकिन होमगार्ड में एक ऐसा अवसर आ गया, तो अभी होमगार्ड में नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद मेरा नंबर आता है, मेरे बाद एक और सिस्टर है, और उसके बाद में एक भाई है जो बाड़मेर के अंदर नागरिक सुरक्षा केंद्र लगा हुआ है। अच्छा। चौटन चौराहे पर मिठाई की दुकान भी चलाता है। जब भी उसको मौका मिलता है तो ड्यूटी भी कर लेता है और दुकान का संचालन भी कर लेता है, दोनों काम साथ दोनों कर कर ले। लेता है। उससे छोटा है जो पुलिस के अंदर है, जालोर के अंदर पोस्टिंग है, और सबसे छोटी सिस्टर है। तो 4 भाई है, स्थायी अस्थायी रूप से सरकारी सेवा में चयनित हैं अच्छा, अभी वर्तमान के अंदर। सर जैसा कि आपने बताया कि आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, जनरली ग्रामीण परिवेश में लोगों की ये थिंकिंग होती है कि लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए, कम पढ़ाना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? मैं भी दिनेश जी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, और उस सोसाइटी के अंदर आज भी गर्ल्स के बाहर जाकर के पढ़ना, ये आज भी समाज ने निर्णय नहीं लिया है। और उस समय पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, और पापा हमेशा ये कहते थे कि लड़की पढ़ कर के क्या करेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि उस समय समाज का दायरा ऐसा था, समाज के लोगों की, और उस समय सोच दृष्टिकोण जो भी कह सकते हैं वो सब ऐसा ही था। लेकिन यदि मेरी जो 4 बहनें वो पढ़ती, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से भी अच्छी सरकारी सेवा में होती, अधिकारी होती। क्योंकि मेरे जो सबसे बड़ी वाली बहन है वो बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ी नहीं। तो कई बार हमारे जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, घर का काम चलता है, शादी ब्याह का होता है, या कोई कार्यक्रम वगैरह होता है, तो मुझे कॉल करके वो कहती हैं कि इस कार्यक्रम में आपको ऐसे करना है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ये रूल्स और ये नियम आपको ध्यान कर रखने हैं, यहाँ पर आप कारीगर से साइन करवा देना। तो आप सोचिएगा कि हम लोग उन प्रतिभाओं को कितना दबा रहे हैं। मतलब उनका शौक था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एज ए प्लेसमेंट नहीं मिला अपन बिल्कुल नहीं योग्य। मिला। और वर्तमान के अंदर अब तो काफ़ी बदलाव आ अब गया तो है, बदलाव हो गया। अब उनकी बेटियां पढ़ रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बेटों और बेटियों में किसी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए, और जितना हम ध्यान बेटों पर देते हैं उतना ही ध्यान हमारा बेटियों पर भी होना चाहिए। आप 10वीं और 12वीं की मेरिट देखिएगा, अधिकतर बेटियां ही मेरिट में रैंक लेकर के आती हैं, और उसके बाद में बेटियां स्टॉप हो जाती हैं और बेटे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, उस वजह से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब काफ़ी बदलाव हुआ है। तो सर आपके पिताजी जो थे वो आपके बड़ी बहन के पढ़ाने के खिलाफ थे, तो कभी आपके पढ़ाई में कभी रोक टोक नहीं हुई? नहीं, ऐसा पापा कहते थे। पापा यूँ कहते थे कि सुबह-सुबह खेत में काम होता था, तो पापा जल्दी सुबह उठा देते थे और कहते थे कि चलो सब खेत में काम करो। तो मेरे को पता था कि पापा 7 बजे खेत में काम करने ले जाएँगे, तो मैं 10-15 मिनट पहले किताबें लेकर के बैठ जाता था। और इसका कारण था कि शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं था, बहुत थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो मम्मी जब भी आते थे तो पापा काउंटिंग करते थे कि वो आ गया, बड़े वाला आ गया, छोटे वाला आ गया, वो आ गया, पीछे तो कोई नहीं रहा है। तो मैं पीछे रह जाता था। तो पापा पूछते थे वो कहाँ गया, तो मम्मी कह रहे थे वो पढ़ रहा है। मतलब पढ़ाई करने का आप उस समय नाटक कर रहे थे कि हाँ, यार मैं मेरे को। रियल में एक तरह का नाटक ही करा था। मैं किताबें लेकर के बैठ जाता था। जब वो आधा किलोमीटर दूर चले जाते थे उस समय मैं किताबें बंद कर देता था, या तो वापस नींद लेने शुरू कर देता। लेकिन वो जो समय था ना, दौर, जब मैंने किताबें रखी मेरे पास, सामने रखी, और उस समय 21 दिन तक कहते हैं कि यदि हम किताबें सामने रख करके बैठते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। तो मेरे जीवन में किताबें पढ़ने की आदत वहीं से बनी है, और इसके पीछे माँ की भूमिका बहुत ज़्यादा है। पापा ने हमेशा डांटा था, और पापा की डांट हालांकि उस समय थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि पापा इतना क्यों डांटते हैं। पापा हमारे को, दूसरे लोग, हमारे दोस्त थे, उनसे हम पूछते थे कि तुम्हारे पापा आपको डांटते हैं क्या, तो हमें वो कहते थे हमारे तो नहीं डांटते, हमें बहुत लाड देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लाड शायद उनको नहीं देना चाहिए था। मुझे जितना डांटा, मुझे जितना पीटा, और उसका मुझे फ़ायदा ही मिला। कहा भी गया है ना कि बाप की गर्मी और सूर्य की गर्मी, जितनी आप सहन करोगे उतने आप आगे बढ़ोगे, और जितना आप सहन नहीं करोगे उतने आप जीवन में टूटते जाओगे। तो सर प्रेम सिंह राजपुरोहित सर ने भी कभी खेत में जाकर के काम किया, जैसे बाजरी कटिंग हो गई, निदान हो गई? मुझे कई बार क्लास जब मैं ले रहा होता हूँ तो कई बार ऐसे मजाक में विद्यार्थी से मैं पूछ लेता हूँ कि आप कहाँ गए थे, तो कि हम खेत में सर काम करने गए थे। तो मैं उनको कहता हूँ कि मुझे खेत में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो नहीं आता हो। मैं आज भी जब गांव जाता हूँ तो चाहे निदान करना हो, बाजरी खूंटनी हो, डोकों की कटाई करनी हो, या फिर वो बड़ी जो आती उसको निकालनी हो, झोंपे सजने हो,
और माछे बनने हो, मेरे गांव में सब, मेरा परिवार सब जानता है, उनको पता है कि प्रेम घर पे आ गया है, इसका मतलब कोई ना कोई काम होगा पौधों की। वर्तमान अभी तो मैं थोड़ा पौधा वौधों पर उस पर ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे खेत में सब काम करना आता है। मैं खेत में खूब काम करता था, खेत में काम करते करते साथ साथ में पढ़ाई भी करता था। प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ाई में थोड़ा अव्वल था, और जब पढ़ने में थोड़ा अव्वल था तो वो जो विद्यालय के जो शिक्षक थे वो पापा को कहते थे कि इसको जरूर आप पढ़ने देना, ये आप आगे जा कर के कुछ अच्छा नाम करेगा। लेकिन मतलब पापा वो को ऐसा लगता था कि क्या नाम करेगा, पैसे है नहीं, संसाधन है नहीं, और ऐसी स्थिति के अंदर कोई धंधा कर ले तो ठीक रहेगा। ये पापा ही नहीं कहते थे, पापा को भी लोग कहते थे कि अब आपके बेटे बड़े हो गए हैं, इनको किसी न किसी धंधे पर भेज दीजिएगा। और उस समय हमारे आस पास में जितने भी थे लगभग सब कोई ना कोई प्राइवेट धंधा करते थे, तो कहा कि इसको भी भेज दीजिएगा। तो सर जिस तरीके से आज सोशल मीडिया मोबाइल का ज़माना है, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपकी पढ़ाई के बीच में भी इन सब चीज़ों का प्रचलन था? उस समय दिनेश जी एक बेसिक फ़ोन था, पूरे गांव में एक होता था, जो लैंडलाइन बोलते हैं उसको। लैंडलाइन जिसको बोलते हैं, एक होता था। और मेरे मामा जी कई बार सूचना आती थी कि रविवार को कॉल करेंगे, तो मैं मेरी मम्मी के साथ में जाता था। तो जिनके घर पे लगा हुआ था वहाँ पर आधा किलोमीटर लाइन लगी होती थी, और जब उनके कॉल आता था तो खुद अटेंड करते थे और पूछते थे कौन बोल रहे हो। जिसका भी कॉल आता था फिर वो ज़ोर से बोलते थे कि भाई ये इनके परिवार से कोई आए हैं तो इनसे बात करवा दो। मोबाइल कुछ नहीं थे, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। आज जितना इंसान ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ऑफलाइन होती जा रही है। सही है। और ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा टाइम ख़राब नहीं हो रहा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हाँ, संसाधन कम थे, किताबें कम थी, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन, मैंने मोबाइल पहली बार हाथ में लिया था 3310 करके एक मोबाइल आता था, नोकिया का। वो कॉलेज लाइफ के अंदर शायद फर्स्ट ईयर में था या सेकेंड ईयर के अंदर था। वो भी किसी का मांग के 10 दिन अपने पास में रखा था, लेकिन उस समय मोबाइल लेने की इतना पैसा नहीं था कि मोबाइल ले लें, लेकिन चलाने का शौक था। थोड़ा था कि कॉलेज में 10 दिन तो मेरे पास में रखूं। तो उसने भी कोई टूटा फूटा ला करके दिया, तो उसको रबड़ लगाया हुआ था, उसके ऊपर रबड़ लगा करके उसको चलाते थे। तो सर आपके बचपन का ऐसा कौन सा अनुभव था जिसने आपको शिक्षा के क्षेत्र की ओर प्रेरित किया? मुझे शिक्षा की ओर सबसे ज़्यादा प्रेरित करने में मेरी माताजी की भूमिका रही। माताजी की इसलिए भूमिका रही क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि जैसे मैं काफ़ी थका हुआ था, शारीरिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर था। तो आपके घर वाले भी बोलते थे कि यार तू खाता पीता नहीं है, कि क्या करता क्या है? जैसे अभी जैसे बहुत से जैसे विद्यार्थी है जो एकदम खाते पीते बहुत है, लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं पतले रह जाते हैं, तो उनके माँ बाप यही बोलते हैं कि यार तू खाता पीता नहीं है, तुम्हें घर वाले सही से रखते नहीं है, खाना नहीं देते हैं। तो आपको भी कभी कभी बोलते होंगे? मुझे बहुत बोलते थे ऐसा। जब थका हुआ था तो कहते थे कि ऐसे भूखे घर का जैसे लग रहा है तो खाया कर कुछ। उस समय भैंसें वगैरह हुआ करती थी, दूध दही खूब थे दिनेश जी, खाने की तो कोई कमी थी नहीं, घर पे इतनी थी, लेकिन वो बाता नहीं था। और फिर वो दौर जो आपने जो प्रश्न पूछा ना कि वो ऐसा दौर कैसे आया, जब वो किताबें लेकर के बैठते थे ना, तो उन किताबों में जैसे कभी कभी कोई हिस्ट्री की कहानियाँ वगैरह ये पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते ऐसी रुचि जागृत हो गई। और वो रुचि इतनी ज़्यादा जागृत हो गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि विद्यालय मुझे जाना चाहिए। तो हमारे ग्रुप में काफ़ी जो थे वो नहीं जाने देते थे, वो कहते थे कोई मतलब नहीं है, ये बाकी सब धंधा कर रहे हैं, अपन भी बड़े होकर के धंधा करेंगे। तो बीच में कहीं ना कहीं रोक देते थे। हमारे ढाणी से गांव पैदल आते थे पढ़ने के लिए, उसके बीच में मंदिर पड़ता था एक, तो मंदिर में मखाने मिलते थे। तो फिर वो मखाने चुरा करके लेके आते थे, हमें कहते थे ये मखाने खा लो। एक बहुत बड़ी जाड़ थी, गहरी जाड़, उस जाड़ के अंदर बैठ जाते थे। कुछ दिन मैं भी तो बैठा था, उसके अंदर बैठा था। फिर पापा मेरा थोड़ा ध्यान रखते थे कि स्कूल जाता है नहीं जाता है। तो जब पूछने के लिए आते थे तो एक दो बार उन्होंने शिकायत की गुरुजनों ने, मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं है, जाना चाहिए मेरे। तो मुझे वो कई बार दोस्त छोड़ देते थे, तू चला जा लेकिन एक शर्त पे, हमारा नाम नहीं बताएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा। वो दौर जब मैं देखता हूँ तो आज मुझे, जब भी मैं उन दोस्तों से कई बार बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, सारा सब बिजनेस से करते हैं, तो बड़ी हंसी आती है। मतलब सांप
वो उस समय चल जाते हैं तो उनका जो पीछे जो उनके जो वो रेत के अंदर मतलब वो निशान बनने लग जाते निशान बने होते थे, उसके पीछे पीछे जाते थे। उसको पूरा खोदना, उसको बाहर निकालना, और उसमें से एक गैंग का लीडर होता था, वो खुद ही नहीं करता था। जो सबसे ज्यादा मेरे जैसे कमजोर होते थे उनको बोलते थे कि तुम ये करो। तो दौर बड़ा गजब था। लेकिन तो आपने जो नाम रखा है अपनायत गजब थी उस समय। तो आप उस समय लीडर थे कि या मतलब उनके पीछे चलने वाले थे? नहीं, मैं लीडर तो कभी रहा ही नहीं। मैं शुरुआत से अंतर्मुखी रहा हुआ हूँ। इंट्रोपर्सनल मेरा व्यक्तित्व है, और क्लास के अंदर भी शर्मीलापन और सबसे पीछे कम बोलना, ये शुरू से ही रहा है। सर, जब मैं बचपन में जब स्कूल जाता था तो मैं अपने मम्मी पापा से 5 रुपए 10 रुपए लड़कर के लेके जाता था। तो क्या प्रेम सिंह राजपूत सर भी लड़कर के पैसे लेके जाते थे? हाँ, पापा पैसे देने के लिए मना करते थे। पापा कहते थे देखो ज़्यादा पैसा, 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे ऐसी खर्ची मिलती थी, उसमें भी कुल्फियाँ वगैरह ये कुछ खाते थे। तो पापा कई बार कहते थे कि पैसे नहीं देने हैं, लेकिन मम्मी इतने होशियार थे। मम्मी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि बच्चे की भावनाओं के अनुसार उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। तो हम मम्मी से ही मांगते थे, पापा से कभी नहीं मांगे। अपने को पता था कि मम्मी देगी, पापा देंगे नहीं। पापा तो सीधी सी डांटे लगाते थे, तो मम्मी पैसे दे देते थे। और उस पैसे में से भी मैंने दिनेश जी कभी भी पैसा फालतू में खर्च नहीं किया। मैं उस समय भी पैसे बचाने की पूरी कोशिश करता था कि मुझे 20 पैसे दिए हैं तो मैं 5 पैसे खर्च करता था, 15 पैसे तो बचाने की पूरी कोशिश करता था। इस तरह से संचय की प्रवृत्ति मेरे अंदर शुरू से थी। तो सर, स्कूल लाइफ के अंदर हर किसी बच्चे को मार पड़ती है, तो आपको सबसे पहले मार कब पड़ी? मेरे को पीटने की बड़ी कहानी, गजब कहानी है। एक बार पापा को कॉल दिया कि आपका बच्चा 4-5 दिन से स्कूल आता ही नहीं है। तो ये बात मेरे को पता चल गई कि आज मुझे मारेंगे। तो पापा घर आए, 8-9 बजे घर आते थे, मैं उससे पहले सो जाता था। तो मम्मी बोलती थी कि अभी तो सो गया है, तो क्या इसको उठा, तो क्या अभी नींद में नहीं उठाना, नींद में कभी नहीं मारना चाहिए। तो पापा कहते ठीक है। और सुबह पापा उठते थे, उससे पहले मैं वहाँ से गायब हो गया। तो मम्मी को पूछा कि उठ गया? तो क्या उठ तो क्या गया, वो तो स्कूल चला गया। इतना जल्दी? तो क्या हाँ, पीछे स्कूल आ गए। मुझे लगा स्कूल के अंदर थोड़े मारेंगे, ऐसे थोड़े कर सकते कोई इंसान को स्कूल के अंदर। प्रार्थना चल रही थी, प्रार्थना में सबसे आगे आके खड़े हो गए, आकर के कहा कि वो प्रेम आया है क्या? तो क्या हाँ आया है, उसको बुलाओ मेरे को। मैंने देखा भी पीटेंगे तो नहीं, वहाँ बुलाया। उस समय वो जूती पहनते थे और जूतियों के नीचे तल लगाते थे, इतनी भारी होती थी वो जूती वगैरह। और उसी प्रार्थना के अंदर सब जितने भी मेरे दोस्त हैं सब सामने खड़े हैं, और शिक्षक भी वहाँ पर खड़े हैं। और उसी समय उन्होंने मारना शुरू कर दिया, और इतना मारा। तो हमारे गुरु जी थे पारसमल जी सोनी, उन्होंने कहा कि अब इसको छोड़ दो, ये बच्चा मर जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मर जाएगा तो मेरे 3 और बैठे, ऐसे अगर ये झूठ आज बोलेगा तो कल ये झूठ में कोई बड़ा कांड कर लेगा। सही है। इसलिए मुझे झूठ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो वो जो मार पड़ी थी ना, वो शायद मेरे जीवन की पहली और अंतिम मार थी। उसके बाद में मुझे ऐसा लग गया कि अब झूठ नहीं बोलना जीवन में कभी। गलती जो भी होती थी वो मैं पापा को बता देता था। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो पापा कहते कोई बात नहीं बेटा, मत जा, घर बैठा रहे। लेकिन मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे मम्मी ने कभी नहीं पीटा, मम्मी ने बहुत लाड दिया। मम्मी हमेशा से आपको लाड प्यार से रखती थी स्टार्टिंग से? बिल्कुल। कई कहते थे मेरे दोस्त के हमारी मम्मी बहुत पीटते हैं। मैं भाई देख ले, तेरी मम्मी पीटते हैं, लेकिन मुझे मम्मी कभी नहीं। आज भी मम्मी बहुत लाड करती हैं, बच्चे की तरह रखती हैं, उन्होंने कभी नहीं पीटा। तो सर, जब आपके पिताजी ने जब 4 दिन की छुट्टी को लेकर के जब आपको पीटा था, तो आप वाकई में स्कूल नहीं गए थे या आपके फैमिली वालों ने ऐसे ही बोला था? नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे जाने नहीं दिया ना। अच्छा। वो दोस्त बीच में रोक देते थे, वो कहते थे कि तू भी मत जा, और तू यदि हमारा बताएगा तो तेरे को पिटेंगे। मार तो दोनों तरफ पड़ती थी। उधर दोस्तों का अगर कह दूँ तो दोस्त मारे, और इधर अगर मेरा पता चल गया तो घर वाले मारेंगे। तो मुझे फिर ऐसा लग गया कि अब दोस्तों से तो पीछा छुड़वाना पड़ेगा, इनसे दूरी रखनी पड़ेगी। फिर मैंने उनसे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे माफ़ करो और मुझे स्कूल जाने दो। तो फिर मुझे माफ़ कर देते थे। फिर मेरा कहते थे कि तू जब वापस आएगा तब हम तेरे साथ साथ घर चलेंगे, और साथ साथ आते थे, बीच में वो रुक जाते थे ताकि घर वालों को पता नहीं चले कि यार ये स्कूल नहीं गए, ये प्रेम सिंह के साथ आया तो ये स्कूल जाके ही आए। हाँ, ये इस तरह से वो लोग करते थे, बीच में रुकते थे, जाते नहीं थे। लेकिन उनके
पीछे है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अभिभावक में थोड़ी कमी रही कि वो पीछे जा कर के देखते नहीं थे कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। पापा क्या चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे, तो उनका संबंध विद्यालय से था। तो विद्यालय के अंदर वो रहते थे, पूरा ध्यान रखते थे कि यदि बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो सीखेगा क्या। तो वो पूरा ध्यान दे कर के पीछे मॉनिटरिंग बड़ी सख्त करते थे। लेकिन जिनकी मॉनिटरिंग सख्त नहीं होती है, जैसे आज देखते हैं अपन, पतंग कितना भी ऊंचा उड़ लें, जब तक डोर आपके हाथ से छूट जाएगी तो पतंग भी धड़ाम दे के नीचे गिरेगा। आज बच्चे सीकर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं। जो अभिभावक जागरूक हैं वो तो पीछे चले जाते हैं, पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, और जागरूक नहीं है वो केवल पैसे भेज देते हैं। तो वही पतंग जब छूट जाता है, डोरी टूट जाती है, और फिर वो बेचारा भटकता 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 कहीं पर सुसाइड करता है। फिर हम लोग कहते हैं कि ये बच्चे की गलती थी। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे की गलती नहीं थी, ये गलती अभिभावक की थी कि आपने इसकी मॉनिटरिंग नहीं की। सही। तो सर, जब आपके स्कूल के बारे में बात चल रही है, तो प्रेम सिंह राजपुरोहित सर की जो पढ़ाई जो है वो सरकारी स्कूल में हुई थी या प्राइवेट स्कूल में? अब देखो, मैंने दिनेश जी पहले ही कह दिया कि आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी, तो निजी विद्यालय में पढ़ना भी मुश्किल था। मतलब हर एक पेरेंट्स का एक सपना होता है कि यार मेरा जो बच्चा जो है वो अच्छी से अच्छी और टॉप स्कूल के अंदर पढ़े। देखो, सपना तो मेरे माँ बाप का भी होगा, उन्होंने कभी ऐसी बात कही नहीं, क्योंकि वो परिस्थितियों के बारे में कभी हमें बताते नहीं थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पापा ने दूसरे बच्चे जो सरकारी निजी विद्यालय में पढ़ते थे, तो उनको देख करके मुझे लगता था कि काश मैं भी निजी विद्यालय में पढ़ता तो अच्छा रहता। लेकिन मैं कभी भी किसी निजी विद्यालय में नहीं पढ़ा। 8th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज और सरकारी विद्यालय में पढ़ा। और इसके बाद में आज जो जिन सरकारी सेवा में मैं चयनित हुआ, इसके अंदर भी मैंने कहीं पर भी कोचिंग नहीं ली। अच्छा। कहीं पर भी कोचिंग ली, जबकि आज मैं कोचिंग का संचालन करता हूँ। मुझे कोचिंग लेने का कहीं पर भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसके पीछे कारण था आर्थिक स्थिति। मतलब आपने सेल्फ स्टडी की है? सेल्फ स्टडी की। मैं डेमो के अंदर चला जाता था, लेकिन जैसे वो फीस मांगते थे उसके बाद में जय हिंद। तो सर, आपकी जो 8वीं कक्षा तक कितने साथी जो हैं वो अब तक सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं? 8वीं कक्षा तक में सरकारी सेवा के अंदर कोई भी चयनित नहीं है, एक तो मैं ही चयनित। अच्छा। तो आपकी जो स्टडी जो है, मैंने अभी जैसे हमारी टीम ने जैसे रिसर्च किया था आपके बारे में, तो आप जोधपुर में भी आपने पढ़ाई की थी। मतलब एक छोटे से रूम में रह करके जो खाना बनाने से लेके मतलब सोने के लिए कुछ एज कोई बेड भी नहीं था, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो 8वीं के बाद मैं बाड़मेर आ गया था। 12th करने के बाद में ग्रेजुएशन लगातार की। लगातार करने के बाद में आरएस की तैयारी करने लग गया था। अच्छा। जुनून जग गया था कि आरएस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। उस समय प्री बीएड के अंदर सिलेक्शन हो गया, तो मैं सरदार सर चूरू चला गया। सरदार सर चूरू के बाद मुझे लगा कि वापस घर जाऊं, इससे अच्छा कि मैं जोधपुर आ जाऊं। जोधपुर आया तो अब पैसे भी खुद को कमाने और पढ़ाई भी करनी। तो भगत की कोठी के पास में एक आदर्श करके एक स्कूल थी, वहाँ पर मैं गया पढ़ाने के लिए। मैंने कहा अगर ये स्कूल रख देगी तो जोधपुर रहूँगा, नहीं तो फिर वही मजदूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे 4,000 रुपये में रख दिया। उसके पीछे एक 10 बाई 10 का एक कमरा था, वहाँ पर मैं रह करके पढ़ाई करता था। उसी कमरे में रहना, सोना, खाना और उसी के अंदर भोजन बनाना। छोटी सी 10 बाई 10 के अंदर देख लो आप कितनी जगह होगी। उस जगह के अंदर मैं, बीच में तो मुझे 1-2 साथी मिले थे रहने के लिए, मैंने उनको भी एडजस्ट किया था, क्योंकि 1,000 रुपये किराया लेते थे। मैंने कहा 500 रुपये आएंगे मेरे और 500 उसके आएंगे, तो वो साथी तो छोड़ करके चले गए। उसके बाद में मैं ही पढ़ता था। लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो उसके पीछे एक खिड़की खुलती थी, पीछे खिड़की, और उस गैलरी में जा करके वहाँ पर बैठ करके मैं पढ़ता था। 1-2 बार पीछे से वो उधर वाले जो मकान थे, मालिक थे, उनको पता नहीं था, एक पानी भी डाल दिया था ऊपर। तो मैंने कहा था थोड़ा ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा आप यहाँ गैलरी में क्या कर रहे हो? मैंने कहा उधर लाइट नहीं है, तो यहाँ सुबह सुबह थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो मैं यहाँ बैठ करके पढ़ता हूँ। तो उस समय वो संघर्ष का दौर था, और उस समय मैंने तपस्या की थी। तपस्या आज भी आप देख लो, जिन जिन ने तपस्या की है ना, उन्होंने अपना नाम कमाया। मेरे साथ में कुछ जो पड़ोस में जो रहते थे, फिल्में देखने जाना और मेलों में घूमना, मस्तियाँ मारना, मुझे भी खूब कहते थे तू ऐसा कर ले, हमारे साथ चल ले, बहुत मज़ा है, रावण का चबूतरा में मेला लगा हुआ है। मैं कहीं पर भी नहीं जाता था। मैं जोधपुर में रहते हुए मंदिर में ज़रूर जाता था। पाल बालाजी मंदिर जाता था और संतोषी माता के मंदिर जाता था। मतलब भगवान और आस्था के प्रति आपका जो था मतलब रुझान था उसमें। वो मुझे संस्कार माता जी से मिले। मेरे पिताजी भी धार्मिक प्रवृत्ति के, भजन भाव खूब करते, और माता भी जी पूजा पाठ खूब करते थे।
तो मुझे पूजा पाठ में मैंने खूब पूजा पाठ में, पढ़ाई के साथ साथ में पूरा आस्तिक था, मंदिर जाता था। बीच में किसी ने कह दिया कि नौकरी नहीं लग रही है, संतोषी माता के व्रत कर लें, तो मैंने संतोषी माता के व्रत भी कर दिए थे। पूरे व्रत तो नहीं कर पाया, 9 व्रत किए थे और मंदिर चालीसा करता रहता था। 7-8 चालीसा मैंने याद कर दिया था। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा, खेतेश्वर चालीसा, संतोषी माता का चालीसा, दुर्गा माँ का चालीसा, ऐसे मैं याद करता था। तो मैं सुबह सुबह जब पढ़ रहा होता था तो कोई पड़ोसी वगैरह आते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे, तो कहते थे ये पंडित है, पूजा पाठ कर रहा होगा। लेकिन जबकि मैं पढ़ रहा होता था, दरवाज़ा नहीं खोलता था। बड़ा संघर्ष का समय था वो। तो सर आप जब जोधपुर में रहे थे तो आप कितने साल रहे थे जोधपुर में? जोधपुर के अंदर मैं 7 में आ गया था, 6-7 में, 7 से लेकर के और 11, मतलब 4 साल आप जोधपुर में रहे थे। 17 अक्टूबर 2011 को मेरी बाड़मेर में पोस्टिंग हुई थी 2nd ग्रेड के अंदर। तो उस समय सरकार की ये पॉलिसी थी, जो होम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले उनको वहीं पोस्टिंग दी जाए, तो मुझे पोस्टिंग बाड़मेर दे दी गई। जबकि मैं बाड़मेर लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जोधपुर में कोचिंग संस्थानों में पढ़ाता था, मेरे पैसे भी अच्छे आ रहे थे, तो मैंने कहा अपन यहीं सेटल हैं। लेकिन मेरी पोस्टिंग बाड़मेर हो गई, तो फिर मुझे बाड़मेर जाना पड़ा। तो सर बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो गांव छोड़ करके शहर आते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं। कुछ जो विद्यार्थी जो है वो रूम लेकर के रहते हैं। उनके माता पिता जो है वो लड्डू, घी, दूध, दही वगैरह भेजते हैं। तो कभी आपके भी माता पिता ने कभी ऐसा कभी भेजा है? हाँ, मैं खुद जाता था तो लेकर के आ जाता था। मम्मी वगैरह कहते थे कि आप लड्डू वगैरह ले जाइएगा। लेकिन उस समय पापा का प्रेशर काफ़ी था। प्रेशर ये था कि शादी हो गई थी। शादी होने के बाद में एक बच्ची भी हो गई थी। फिर पापा का प्रेशर था कि बेटा अब है ना, नौकरी वाला सपना छोड़ दे, अब तू कोई और धंधा कर ले, ठीक रहेला। नौकरियां आजकल है नहीं, काफ़ी टफ हो चुकी हैं। टफ हो गई। और फिर मैंने पापा को ये कह दिया था, मैंने कहा पापा देखो, मैं अब आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मुझे पता है कि मांगूंगा तो भी देने संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा अपना परिवार है। दूसरों के भी जरूर देखो, बहनें वगैरह, मायरा, फलाना फलाना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो कहे बेटा तू क्या करेगा? मैंने कहा मैं ट्यूशन पढ़ा करके अपनी तैयारी करूँगा। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में 2-3 घंटे या तो स्कूल को दे दो या फिर कोई प्राइवेट ट्यूशन को दे दो, उसको समय दे करके और मैं मेरी पढ़ाई जारी रखता था। खान पीन की चीज़ें भी फिर मैं यहीं से मैनेज करता था। घर तो मैं जाता ही नहीं था, दिनेश जी, बहुत कम जाता था। घर से मैंने संपर्क भी लगभग तोड़ दिया था। घर वाले भी काफ़ी टेंशन में थे कि पता नहीं क्या होगा, और बच्चा इस तरह से आता नहीं है, बातचीत करता नहीं है। होली दीपावली भी घर नहीं जाता था। तो कई बार मकान मालिक पूछते थे कि दीपावली है आप घर नहीं जाओगे, तो मैं ऐसे ही बहाने बना देता था कि दादाजी एक्सपायर हो गए हैं या दादाजी के भाई एक्सपायर हो गए। इस तरह से मैं बहाना बना देता था, मैं वहाँ पर जाता नहीं था। लेकिन मन ही मन ऐसा विचार करता था कि आखिर जीवन में होगा क्या। तो कई बार वो गाने जब मेरे सामने आता था, गुनगुनाता था कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ बनेगी या तवे पे फ्राई होगा। मुझे लगता था, मैंने कहा या तो लाइफ बन जाएगी या फिर तवे पे फ्राई हो जाएंगे, दोनों में एक तो जरूर होगा। सही है। तो सर आपने सबसे पहले भाषण कहाँ दिया था, सरकारी सेवा में चयनित होने से पहले या बाद में? मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का बालक रहा, भाषण देना तो संभव ही नहीं था। मेरे साथ में आदरणीय खीम सिंह जी जुड़िया रहते थे, तो उन्होंने मेरे को एक बार कहा कि आप बोलने में अच्छे हो तो एक बार आप भाषण दे दीजिएगा। मैंने कहा कहाँ देना है? तो राजपुरोहित छात्रावास के वार्षिक उत्सव के अंदर एक प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता में आप भाषण दे दीजिएगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, आप तैयार करके दे दो। उन्होंने अच्छे से तैयार करके दिया। मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद जब भाषण दिया तो उस भाषण प्रतियोगिता के अंदर मेरा प्रथम स्थान आया। खूब सारी उस समय बधाइयाँ मिली और लोग ये कहने लगे कि आप तो बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हो, अच्छे शिक्षक हो सकते हो, अच्छे वकील हो सकते हो। ऐसी जब जीवन में बधाइयाँ मिलती है ना, तो थोड़ी ऊर्जा मिलती है, और उस समय मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली थी। तो सर प्रेम सिंह राजपुरोहित सर को सफलता मिलने से पहले असफलता का सामना कितनी बार करना पड़ा? वैसे 2 बार जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ हुई थी। 9th क्लास का एग्ज़ाम दे दिया था मैंने। उस समय जो छुट्टियाँ होती हैं, उस समय मैं फैंसी की दुकान पर काम करने के लिए बालोतरा चला गया था। लगभग 1 महीने तक वहाँ पर काम किया था। बड़ा परेशान रहता था वहाँ पर। 12 बजे सुलाते थे, 6 बजे उठाते थे। मुझे लगता था ये तो काम बहुत ज़्यादा टफ है। दूसरा, फिर 10th का बोर्ड का था, तो उसमें मैंने ध्यान दिया अच्छे तरीके से। 11th का एग्ज़ाम दे करके फिर लकड़ी का काम करने के लिए वहाँ पर चला गया था।
तो मुझे ऐसा लगा कि अब पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देनी चाहिए। हम्म। लेकिन बाद में धीरे धीरे रुचि बढ़ी, लोगों का सपोर्ट भी खूब रहा। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसे नहीं दिए। पैसे के मामले में सबसे पहले मेरी मम्मी क्या करती थी, पैसे ब्याज पे लेकर के आ जाती थी। और मैंने कई बार जब पैसे मांगे तो मम्मी कहती थी, बेटा मैंने मेरा जो गहना है ना ये दे दिया है, वो पैसे लेकर के मैं अभी आई हूँ। मतलब गिरवी रख के लेके गिरवी आए। रख करके मम्मी गहने गिरवी रख देती थी। मुझे आज भी सेठ का नाम याद आ रहा है, पारस जी सेठ थे, उनके यहाँ पर गिरवी रखते थे। मुझे लगा कि इतना ज़्यादा तो गहना भी नहीं है और गहना सब गिरवी रख देंगे फिर क्या होगा। पापा मना करते थे, फिर भी मम्मी छुपके से पैसे लेकर के आ जाती थी। तो मुझे लगता था कि अब जीवन इस तरह से नहीं चलेगा और मेहनत खुद को अपने को करनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों से फिर मैंने भी पैसे उधार लेने शुरू किए। और उधार में जब मेरी सरकारी सेवा में पहली तनख्वाह आई थी ना, तो मैंने जब काउंटिंग की तो काफ़ी कर्जा हो चुका था मेरे ऊपर और वो कर्जा मुझे भरना भी पड़ा। लेकिन मैं लकी रहा कि ज़्यादा मुझे असफलताएं नहीं मिली। सरकारी सेवा के अंदर जब मैंने प्रतियोगी एग्ज़ाम दिए तो मुझे बहुत कम एग्ज़ाम थे जिसके अंदर असफलता मिली, क्योंकि मैं पढ़ने में शुरुआत से ही काफ़ी होशियार था और गाइडेंस की काफ़ी कमी थी। लेकिन प्री बीएड में भी या फिर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शुरुआत में जब असफलता मिली तो काफ़ी निराशा हुई थी। लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा मिलती रही और जीवन की गति आगे बढ़ती रही। तो सर बहुत सारे विद्यार्थियों का यही क्वेश्चन रहता है कि आप खुद आरएस क्यों नहीं बन पाए? ये दिनेश जी मेरे मन में हमेशा खटकेगा और ये सवाल हर कोई मुझे पूछेगा। आरएस नहीं बन पाए इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो आर्थिक स्थिति थी। पारिवारिक। पैसों का बहुत ज़्यादा अभाव था। कई लोग कहते हैं कि जुनून होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने सब करके देख लिया, जुनून भी खूब था, साइड में ट्यूशन भी पढ़ा लिया। लेकिन जब जयपुर जैसे शहर में जाकर के और वो खर्चा एफर्ट करना, क्योंकि उस समय आरएस की तैयारी बाड़मेर जोधपुर में तो होती नहीं थी। मैं जयपुर में रहा था, मालवीय नगर के अंदर। मुझे ऐसा लग गया कि यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा है। उस आर्थिक तंगी के कारण मुझे आरएस के सपने को एक बार छोड़ना पड़ा और मैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तरह अपने सपने को मैंने मोड़ दिया था। सबसे बड़ा कारण यही था। तो सर आपके जीवन का वह कौन सा समय था जब आपको ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है? मैं जोधपुर में रहकर जब तैयारी कर रहा था उस समय पापा ने कह दिया था कि बेटा आरएस बाद में बढ़ना, पहले कोई छोटी बड़ी नौकरी ले लो। मुझे भी लगा कि ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आरएस का थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंथी था। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कह दिया कि आपके घर वाले सही कह रहे हैं, आप इतनी जिद पे क्यों अड़े हो, जब आपने बीएड कर ही ली है। तो मैं बीएड करके वापस जोधपुर आया। तब 1300 एक ऐसी पोस्टें आई थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लेकर के। मैंने इतनी गजब तैयारी की थी और मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं राजस्थान टॉप करूंगा। बहुत ज़बरदस्त तैयारी की। लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा पेपर बिगड़ गया था और मुझे जो सवाल आ रहे थे वो मैंने किए भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने बहुत है और इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। जब परिणाम आया तो मेरा चयन नहीं हुआ। उस समय मैं बहुत रोया था और मुझे इतना दुख हुआ था कि मैंने कहा जीवन और समाप्त हो गया। अभी वर्तमान के अंदर सीआई है मनोज कुमार। मनोज जी आए मेरे रूम पे और उन्होंने कहा कि तू इतना क्यों रो रहा है, तेरे जीवन में अभी सब कुछ बाकी है। मैंने कहा कुछ नहीं बाकी, अब मेरा जीवन समाप्त हो गया। मेरे जीवन के अंदर ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि अब मैं कुछ वापस खड़ा हो पाऊंगा। उस समय जो मेरे से कम तैयारी कर रहे थे वो सेलेक्ट हो गए थे और जब उनका सिलेक्शन हो जाना और मेरा सिलेक्शन नहीं होना तो दुख और ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये प्रेशर था कि इतनी इसने तैयारी की और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर ये शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। वाह क्या बात है सर। उस मुश्किल समय के बाद में वह कौन सा क्षण आया जब आपको लगा कि असली जीवन जो है अब शुरू हुआ है? तो फिर जब संकट के दौर से निकला बाहर, लेकिन वो संकट इतना ज़्यादा था कि उबर नहीं पा रहा था। और उस समय ग्राम सेवक की भर्ती आई थी, जिला परिषद एग्ज़ाम करवाती थी। मैंने जोधपुर को ही चुना था। जोधपुर चुना था तो सियाग सर करके मेरे दोस्त थे, उन्होंने ही फॉर्म वगैरह भरे थे। दोस्तों ने खूब हेल्प की वास्तव में। और उस ग्राम सेवक के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। सियाग सर का नहीं हुआ, जबकि फॉर्म उन्होंने भरा था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, खूब बधाइयाँ आने लगी। फिर मुझे ऐसे लगा
कि जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। फिर मुझे लग गया था कि अब जीवन में बैक गियर नहीं लगेगा। एक सरकारी नौकरी अपने हाथ में आ गई है, अब आरएस के लिए आगे बढ़ेंगे। और उस समय खुशी का दूसरा जो सबसे ज़्यादा ठिकाना था वो ये था, इसका जैसे पता मेरे पापा को चला तो पापा 10-15 लोगों के बीच में बैठे थे और किसी ने जाकर के कह दिया कि आपके बेटे का सरकारी सेवा में चयन हो गया, वो ग्राम सेवक बन गया। तो एगो गांव का माहौल, परिवार का माहौल, एगो खुशी, एगो मतलब अलग टाइप की होती है। बहुत अलग टाइप की थी। जो मैंने पापा की जो खुशी देखी ना, मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है। मतलब वो फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट हो जाता है। बहुत प्राउड मोमेंट। यदि आपके किसी कार्य से आपके अभिभावक खुश होते हैं, इससे बड़ी आपकी खुशी कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरे खुश होने से ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, ये नहीं है। मैं मारवाड़ी के अंदर हमेशा कहता हूँ कि मैं सुधारे बिजली सर्वर सुधारे पार, बेटो सुधारे बाप न तो घर सुधारे नार। बेटा बाप को सुधारता है, तो बेटे के किए गए कार्यों का प्रभाव जब बाप के ऊपर सकारात्मक रूप से पड़े, इससे बड़ी खुशी जीवन में और कुछ नहीं हो सकती। तो सर, आप अपने जीवन में गुरु और मार्गदर्शक किसको मानते हो? मेरे सफलता में सबसे पहले जो गुरु, मेरी माँ को मानता हूँ और आदर्श भी मैं मेरी माँ को मानता हूँ। मैंने जो संघर्ष करना सीखा है वो मेरी माँ से सीखा है। मैं आपको बताऊँ दिनेश जी, मेरे माता जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आज काम नहीं करूँगी। मेरे माता जी बीमार रहते थे, बुखार भी आ गया है, सर दर्द भी हो गया है, लेकिन वो कभी रेस्ट नहीं करते थे। खेत में जाकर के काम करते थे। धूप है, बारिश है, कैसा भी समय आ गया, कितना बड़ा संकट है, उसके बावजूद भी वो कार्य करते रहते थे। तो मैं कई बार पूछता था, मैंने कहा मम्मी आपको बुखार आया हुआ, आप सो क्यों नहीं जाते हो? वो कहते थे बेटा यदि मैं सो गई तो ये घर कैसे चलेगा। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमें वहीं से मिलती है। और उसके बाद में दोस्तों का खूब सहयोग रहा और उन दोस्तों ने पैसे भी दिए, संबल भी प्रदान किया। पैसे तो दिए, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा देना, ये ये बड़ी बात है। मैं जयपुर रहा तब भी, जोधपुर रहा तब भी, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं उनके दोस्त कम होते हैं। मेरे दोस्त थे कम, ज़्यादा दोस्त थे ही नहीं। वो 1-2 गिने चुने दोस्त थे। दोस्त तो उनके ज़्यादा होते जो वाचाल होते हैं। मैं तो वाचाल प्रवृत्ति का था नहीं, इसलिए दोस्त मेरे कम थे। लेकिन फिर भी मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने देखा होगा कि जितनी महंगी से महंगी जो कार होती है ना, उसके अंदर 2 सीटर ही होती है। और जैसे मान लो कि 7 सीटर होती है, 8 सीटर होती है। मतलब जब आपका एक जो ऑरा बढ़ता है ना, तो ऑरा बढ़ते हैं तो आपके जो दोस्त जो होते हैं, जो सर्कल जो होता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। मतलब आप कभी देखते होंगे कि जैसे फरारी है, तो फरारी के अंदर 2 सीटिंग होती है। जब एक उस लेवल तक जब इंसान पहुंच जाता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब उनके जो साथ रहने वाले जो होते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें जो होती है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होने लग जाती है। हाँ, दोस्तों में भी खूब सारे दोस्त होते थे उसमें, सारे सकारात्मक होते नहीं थे, कई सारे नकारात्मक भी होते थे। लेकिन जब आप ओहदे की ओर बढ़ रहे होते, आगे और बढ़ रहे होते हो, तो पानी में कैसे छनते रहते, ऐसे छन छन करके जो आपके लिए उपयोगी नहीं है वो सब बाहर हो जाते हैं, और जो आपके लिए उपयोगी है वो जीवन भर आपके साथ चलते हैं। आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन का ज़माना है, लोग फॉलोअर पर लगे हुए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना। सोशल मीडिया, 10 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं। आजकल व्यक्ति की पर्सनैलिटी फॉलोअर पर आकर के निर्भर हो गई है। मान लो किसी के मिलियन में फॉलोअर्स हैं तो मतलब वो बहुत बड़ी प्रतिभा है, उसका व्यक्तित्व तो बहुत यूनिक है, ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब ऐसे बहुत सारे साधु और गुरु हैं जिनको नॉलेज है, लेकिन वो सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं है, और बाकी जिनको नॉलेज कम है लेकिन वो सोशल मीडिया और लाइक और फॉलोअर से प्रभावित है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब फॉलोअर्स आभासी दुनिया है। अब आप के ऊपर संकट आ गया तो आपके साथ में कोई खड़ा नहीं मिलेगा। ये जितने फॉलोअर्स हैं ये सारे आपकी स्टोरियाँ लगाना शुरू कर देगी यदि आप फेलियर हो तो, और यदि आपको सफलता मिली है तो उसमें आपकी स्टोरी नहीं लगाई जाएगी। सही है। एक छोटी सी कहानी, एक बाप ने अपने बेटों को कहा कि बेटा जन्मदिन तेरा मनाते, शाम को पार्टी है, तो सबको अपने रिश्तेदारों को कॉल कर दे। सारे रिश्तेदारों को कॉल किया, 2-3 रिश्तेदार आए। तो उसने पूछा कि बेटा तूने कॉल नहीं किया था क्या? तो कि पापा मैंने कॉल तो किए थे, मैंने कहा ये था कि हमारे घर पे संकट आया हुआ है, पैसे की ज़रूरत है, इसलिए शाम को आओ तो पैसे लेकर के आना।
कोई नहीं आया, सिर्फ 2-3 लोग आए थे। ये 2-3 वो लोग हैं जो आपके वर्तमान में फॉलोअर्स तो नहीं है, लेकिन आपके सच्चे साथी हैं। ये जीवन भर साथ देंगे। अगर उन लोगों को कॉल करके बोलते हैं कि आज हमारे घर पे फंक्शन है, आपको खाना खाने आना है, तो वो सब लोग आ जाते सब आते, भीड़ लग जाती। हैं। उगते हुए सूरज के साथ में सब जुड़ जाते हैं। तो सर, आप अपने जीवन में गुरु और मार्गदर्शक किसको मानते हो? हाँ, देखो, मैंने सबसे पहले तो माँ को गुरु माना, और उसके बाद में मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली स्वामी विवेकानंद जी से। मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी, और पढ़ने में मेरी रुचि थी, तो मैं उनकी पुस्तकें वगैरह पढ़ता था। एक पंत सर थे, वो उनको भी मैं मार्गदर्शक मानता हूँ, क्योंकि जीवन में मार्गदर्शक की बड़ी भूमिका होती है। यदि आप बस में सफ़र करते हो, बस में 2 प्रकार की सीटें होती हैं। एक आगे की ड्राइवर के पास की सीट होती है, और एक सबसे पीछे वाली सीट होती है। यदि आप पीछे वाली सीट पे बैठना पसंद करते हो तो वहाँ धक्के ज़्यादा लगते हैं। ड्राइवर के पास में बैठते हो तो वहाँ धक्के कम लगते हैं। तो जितना आप ड्राइवर का मतलब आपके गुरु और गुरु हो गए। मार्गदर्शक, जितने आप गुरु के नज़दीक रहोगे तो जीवन में धक्के कम खाओगे, और जितना ही गुरु से आप दूर रहोगे उतने जीवन में आप धक्के ज़्यादा खाओगे। तो मेरे भी गुरु रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। तो आप भी कभी अपने स्कूल में, जैसे कभी आप फ्रंट सीट पे बैठते थे या पीछे बैठते थे, अभी आपने देखा होगा कि जो बंदा टॉपर्स जो होता है वो सबसे आगे फ्रंट वाली सीट में से निकल के आता है, और जो लोग बोलते हैं नाकामयाब है, ये क्या करेगा, इसका ज़िंदगी में कुछ नहीं होना है, वो सबसे पीछे बैठ के वो फिर वो अपने दोस्तों के साथ में मज़े करता है, टिफ़िन खोलता है, बीच क्लास के अंदर टिफ़िन मतलब वो लंच कर लेता है। तो सर, आप अपने क्लासरूम में आगे बैठते थे या पीछे बैठते थे? सबसे पीछे बैठने वालों को रुलियार कहते हैं। हाँ, क्लास में जो सबसे ये पीछे मारवाड़ी में बैठते हैं। थोड़ा कहते हैं। हाँ, आगे टीचर भी पढ़ाएंगे तो आगे वालों पे ध्यान देंगे, लेकिन मैं सबसे पीछे बैठता था। मैं शर्मीले स्वभाव का था, सबसे पीछे की पंक्ति के अंदर बैठता था। कोशिश यही करता था कि जब क्लास चलती थी तब गुरुजी के सामने तक भी नहीं देखता था, और क्लास में चुपचाप बैठा रहता था, क्योंकि मुझे आगे बैठना में डर लगता था उस समय। प्रार्थना में भी कई बार कहते थे कि छोटे आगे बड़े पीछे, तो भी मैं कोशिश करता था कि पीछे रहूं। मैं पीछे की पंक्ति में बैठना ही पसंद करता था। और ऐसी ये जो भ्रम फैला हुआ है ना कि पीछे बैठने वाले सारे रुलियाले होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पीछे बैठने वाले भी इतिहास रचते हैं। बिल्कुल रचते हैं। तो सर, फेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सबसे ज़्यादा भारी है? रेस्पॉन्सिबिलिटी भारी है, फेम में तो कुछ नहीं है। पर्सनैलिटी, आजकल आप देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर लोग इतने ज़्यादा फेमस हो रखे हैं, वास्तविक जीवन के अंदर जब आप उनको देखोगे ना तो वो बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर अभी जैसे बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है रातों रात वायरल हो गए, लेकिन वो 20 दिन के उनके फेम के चक्कर में 21वें दिन जो है वो उससे और नीचे डाउन आ जाते हैं। और वो वास्तविक जीवन में बहुत दुखी है। ये एक मुखौटा लगा करके लोग घूमते हैं, इसकी वास्तविकता का किसी को पता नहीं है कि वास्तविक जीवन के अंदर कैसे है। यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर उत्तरदायित्व है, परिवार का उत्तरदायित्व है, समाज का उत्तरदायित्व है, आपकी संस्था का उत्तरदायित्व है, इसके अलावा आपके जो उत्तरदायित्व है उसको अगर आप लेकर के चलते हो तो आपके कंधों के ऊपर बोझ है, और कंधों के ऊपर यदि आप बोझ हैं तो आपका जीवन बिल्कुल व्यवस्थित जीवन होगा। तो ये फेम कुछ नहीं होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं मानता हूँ। तो सर, अगर आपको शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने का अवसर मिले तो आप क्या बदलाव करना चाहोगे? यदि मुझे कहा जाए कि शिक्षा प्रणाली के अंदर बदलाव करना है तो मैं ये कहूँगा कि संसाधन बदलाव करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं हर बार कहता हूँ कि शिक्षा के बजट पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता है सरकार को। जब तक सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी ये पोलियो में या फिर पशुओं की गणना में इस तरह से लगती रहेगी तो सरकारी जो ढांचा है वो इसी तरह से बना रहेगा। इसलिए संसाधन बदलने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अगर आप मुझे कहोगे आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बताइएगा कि वहाँ आपको बदलाव करना को कहा जाए, एक बदलाव आप क्या करोगे? मैं सबसे बड़ा एक बदलाव करूँगा। प्रतियोगी परीक्षा चाहे कोई भी हो, प्रत्येक परीक्षा के 2 स्तर कर लो, प्रारंभिक स्तर और मुख्य स्तर। सीधा कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेना है, चाहे वो छोटी भर्ती हो चाहे वो बड़ी भर्ती हो। 2 स्टेप के आधार ही विद्यार्थी का चयन होगा। और जब ये 2 स्टेप हुए हैं, जिन भर्तियों के अंदर हुए, उसमें पारदर्शिता रही है। धांधलेबाजी भी होती है तो उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। पेपर लीक हो जाते हैं, बीच में बिक जाते हैं। अब जो विद्यार्थी रात दिन करके मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेपर लीक के कारण वो पीछे रह जाता है। पेपर लीक, ओमार घोटाला, ये केवल पेपर लीक नहीं है दिनेश जी, ये विद्यार्थी के
सपनों की हत्या है, माँ बाप के सपनों की हत्या है, और इस तरह के हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अभी जैसे बीच में अभी जैसे मैंने देखा था कि सोशल मीडिया पर जो अभी जो ऐसे ही भर्ती हो रखी थी उनको जैसे निरस्त कर दिया था, जिनकी ट्रेनिंग हो गई थी, सैलरी आ गई थी। अब वो लोग जो है वो ऐसे ही लगने के बाद में जैसे जैसे अपन जो है उसमें 50-50 रेशियो मानते हैं। 50% जो है वो अपने ईमानदारी से मेहनत से लगे, 50% अपन जैसे ऐसे मान सकते हैं कि जिन्होंने पेपर खरीद कर या ऐसे घोटालों से जो फर्जीवाड़े से जो लगे। लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत से लगे हैं ना, तो वो उन्होंने अपने जैसे मकान बना लिया, लोन ले लिए, क्योंकि उनको पता था कि अब मेरा अब जो है अब मैं एकदम सेटल हो गई हूँ। लेकिन फिर उनको 1 साल 2 साल 3 साल बाद में पता चलता है कि वो भर्ती निरस्त हो जाती है। उसके बाद में विद्यार्थी रोते हैं, वो अपने पारिवारिक स्थिति को वो सहन करने की उनकी क्षमता नहीं रहती। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो पेपर लीक वाला मामला जो है ये बहुत अभी गंभीर रूप से चल रहा है। ये होता है, देखो मारवाड़ी अपने कहावत है कि लीले रे बेड़ा हुक्का ही बले। अब सही जो है, सही मेहनत करके जो चयनित हुआ है वो तो परेशान होता ही है। होता ही है। अब भर्ती रद्द हो गई, मेहनत करके जो चयनित हुआ है, लोन लिया है, सारी चीज़ें हो गई है, उसको तो परेशान होना पड़ता है। लेकिन सरकार को इसके प्रति एक कठोर कानून लाना चाहिए। वो कानून ये है कि आपको ताउम्र सज़ा होगी, फांसी की सज़ा होगी, क्योंकि ये एक मर्डर का केस उनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए कि आपने सपनों की हत्या की है। यस। एक किसी के सपनों को मारना का मतलब उसका पूरा जीवन खत्म कर देना। अब सोचो कि मैंने जिस भर्ती की तैयारी की और मेरी माँ ने गहने गिरवी रखे, और उसमें यदि मेरा मुझे लगे कि पेपर बिक गया है, तो मेरे लिए तो मरे समान जैसी स्थिति हो गई है। तो मैं तो फिर जिंदा ही हूँ, शारीरिक रूप सही से है। जिंदा ही हूँ। तो सामने वाले के ऊपर कौन सा केस लगना चाहिए? अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो ये सब बंद हो जाए। मज़ेदार बात यह है कि भारत के अंदर पेपर लीक करने से संबंधित कोई किसी प्रकार का सख्त कानून ही नहीं। आपको 10 दिन अंदर डालेंगे, उसके बाद जमानत हो जाएगी, और अभी देख रहे हो सबकी जमानतें हो गई। हो गई। तो सर स्कूल के बाद में आपका कॉलेज का जीवन कैसा रहा? वहाँ की चुनौतियाँ क्या थी? स्कूल के बाद में जब कॉलेज के अंदर आया तो कॉलेज का जीवन, कॉलेज में कहते हैं मज़े बहुत है। मज़े बहुत है। ग्रुपिंग थी बहुत ज़्यादा, चुनाव उन्नाव होते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, रैलियों में जाना। रैलियों में जाना, इस तरह से हुआ करता था। मुझे भी थोड़ा चस्का लग गया था कि ये लाइफ तो बहुत गजब की लाइफ है। और उस समय ठीक ठाक बोलने भी लग गया। अब वो एक भाषण दिया था ना, उस भाषण से लोगों ने कहा था वक्ता है, तो मैंने कहा भाषण शुरू कर देते हैं। तो उस समय पढ़ाई तो कम हुई, लेकिन ये हो हल्ला मस्तियाँ ये थोड़ी ज़्यादा हुई। बाकी तो चीज़ों पे मैंने रुचि नहीं ली, लेकिन चुनाव में ज़रूर रुचि ली मैंने। और उस चुनाव के अंदर रैलियों वगैरह में भाग लेने में ज़रूर, बाकी चीज़ों में रुचि नहीं ली। क्लास के अंदर नहीं बैठता था, कॉलेज के अंदर जाके क्लास के अंदर बैठ जाऊँ, पढ़ाई कर लूँ, ऐसा कभी नहीं करते थे, क्योंकि माहौल ही नहीं था। माहौल नहीं था, सब नहीं बैठते थे तो हम भी नहीं बैठते थे। जिंदाबाद मुर्दाबाद यही चलता था, ऐसे ही चलते रहते थे। तो सर जब आप कॉलेज लाइफ में थे, जब आप रैलियों में जाते थे, तो कभी आपके माइंड में कभी ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि यार मेरे को अब जो है कॉलेज के इलेक्शन लड़ना चाहिए? हाँ, लगा ना मेरे को कॉलेज के चुनाव लड़ने के लिए। और मैंने दावेदारी की थी एबीवीपी से। अच्छा। और एबीवीपी से दावेदारी की तो मेरे को टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिली तो फिर मैंने निर्दलीय पर्चा भर दिया था। और निर्दलीय पर्चा भर दिया तो उस समय किसी ने उकसा दिया कि पर्चा वापस मत लेना, तो मैंने वापस नहीं लिया। हालांकि मैंने समर्थन भी दे दिया था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो एबीवीपी से जिसको टिकट मिली थी वो प्रत्याशी चुनाव हार जाता है। हारने के बाद उसने कहा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वो मेरे ऊपर कहा था, लेकिन मैंने तो सपोर्ट उनको कर दिया था। लेकिन चुनाव का चस्का तो था। लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसमें टिकट नहीं मिली तो बहुत अच्छा हुआ। और यदि चुनाव जीत जाता तो शायद आज आपके पास में बैठ करके पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता, कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ में झंडा उठा करके घूम रहा होता। मतलब वो एक आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। बहुत टर्निंग पॉइंट था वो। तो सर कभी आपको भी कॉलेज लाइफ के अंदर किसी से प्यार हुआ, या फिर किसी ने आकर के आपको कभी प्रपोज किया? प्यार भी बड़ा बेकार है। प्यार पैसे दे करके आता है। जेब में कुछ भी नहीं है ना, प्यार नज़दीक नहीं आता, नज़दीक नहीं आएगा। और हमारे कभी नज़दीक भी प्यार नहीं आया, ना कभी कोई दोस्ती आई। हमारे जो पैसे वाले जो दोस्त वगैरह थे वो ऐसी बातें ज़रूर किया करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये हमारे वश की बात नहीं है। दिनेश जी, जो पैंट और शर्ट महीने भर कंटिन्यू पहनता है उसको प्यार कौन करेगा? सही है। उसके नज़दीक ही प्यारे नहीं घूमेगा। मैंने प्यार किया, और मैंने जो प्यार किया ना वो किताबों से किया।
मैंने जो दोस्ती की वो किताबों के साथ में दोस्ती की। मुझे लोग कई बार पूछते भी, तूने जीवन में प्यार किया? मैंने कहा बिल्कुल किया, मैंने किताबों से प्यार किया। आज भी मेरा एक स्वभाव है कि मैं जो जिस पलंग पर सोता हूँ उस पलंग पर मेरी किताबें रहेगी। वर्तमान में धार्मिक ग्रंथ रहते हैं, अभी मैं श्रीमद् भागवत गीता वगैरह उसको रखता हूँ पास में, पढ़ता रहता हूँ। जब भी मैं खाली होता हूँ, 1 मिनट के लिए भी खाली हूँ, तो मैं उधर उधर देखता हूँ, तुरंत कोई किसी न किसी किताब को पकड़ लेता हूँ और पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो युवा पीढ़ी को भी यही कहना चाहता हूँ कि प्यार करो तो उनसे करो जो आपका जीवन बदल दे। केवल ये छोटे क्षणिक प्यार के अंदर पढ़ करके अपना जीवन बर्बाद मत करो। तो सर आपके जीवन में भटकाव का समय आप कौन सा मानते हैं? हाँ, ऐसा मोड़ तो जीवन के अंदर जब भी आया था जब मैं बाहर धंधा करने के लिए गया था। बाकी कॉलेज के दौर के अंदर मैं भटका नहीं था, लेकिन मेरे कुछ साथी जो थे वो उस समय नशे वशे के अंदर काफ़ी कुछ पड़ गए थे। और उस समय मुझे भी ऐसा लगता था कि अपन भी इसमें घुस जाते हैं और ये जीवन का एक अच्छा दौर है, इसमें चलते हैं। लेकिन मैंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। शायद उस नशे के दौर में पड़ जाते तो ये आज भी है और उस समय भी था। युवा पीढ़ी जो होती है, युवा पीढ़ी के अंदर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तब अपन एक लाइन मुझे याद आ रही है, एक गलत कदम उठाया था राह शौक में, मंजिल ताउम्र मुझे ढूंढती रह गई। वो उनको मंजिल कभी नहीं मिली। सही। एक कदम उन्होंने इस राह के अंदर उठाया था और वो कदम उनका इतना खतरनाक था कि उस कदम के कारण उनकी मंजिल आज भी उनको ढूंढ रही है। तो सर आपके जीवन का वह कौन सा सम्मान था जिसको देख कर के आपको लगा कि यार इससे जो है मेरे को सकारात्मक ऊर्जा मिली? ये कॉलेज के बाद में जैसे एमए किया ना मैंने, वो चुनाव उनाव का दौर बीत चुका था। उसके बाद में एमए के अंदर मैंने टॉप किया था। एमए टॉप किया, मैंने खूब मेहनत की। उस समय चुनाव में थे तो लोग मजाक करते थे और नेताजी नेताजी, और नेताजी में से वो नेताजी थे जो हारे हुए नेताजी थे। जीते हुए तो बहुत अच्छी बात थी, निर्दलीय में भी वो भी हारे हुए थे। तो मैं रूम में रहता था और कॉलेज नहीं जाता, पढ़ाई करता था। उस समय मैंने कॉलेज एमए टॉप किया था। टाउन हॉल बाड़मेर के अंदर कर्नल मानविंदर सिंह जी के द्वारा मुझे सम्मान दिया गया और वो सम्मान मेरे जीवन का सबसे बड़ा शुरुआती सम्मान था। उसके बाद तो खूब सम्मान मिले, खूब अवार्ड मिले, लेकिन वो शुरुआती सम्मान था कि इतना बड़ा टाउन हॉल, इतनी बड़ी गैदरिंग हो और उस गैदरिंग के अंदर कहा जाए कि इन्होंने एमए टॉप किया और आज इनका सम्मान किया जा रहा है। उससे मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की। और फिर मैंने उसके बाद में ये ठान लिया था कि जीवन के अंदर जब यहाँ अपन एमए टॉप कर सकते हैं तो राजस्थान के अंदर भी अपन टॉप करके दिखाएंगे। तो सर आज के टाइम में लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। आपको क्या लगता है एक विद्यार्थी के जीवन में लाइब्रेरी का कितना महत्व होता है? देखो, लाइब्रेरी स्वाध्याय का केंद्र है। आज की तारीख में लाइब्रेरी कम फैशन बन गया है। हर किसी को लाइब्रेरी जाना है। 6ठी क्लास का बच्चा भी कहेगा कि मुझे भी लाइब्रेरी जाना है। मेरा निजी मत ये है कि लाइब्रेरी के अंदर जितनी पढ़ाई होती है उससे अच्छी पढ़ाई आप यदि अपने रूम में करते हो, एकांत में आपका रूम है और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो दी बेस्ट है। मैं लाइब्रेरी पैटर्न के खिलाफ हूँ। लाइब्रेरी के अंदर आपको एकदम पंक्तिबद्ध रूप से इस तरह से बैठा दिया जाता है। उस पंक्ति में यदि कोई एक भी हिलता है तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। पढ़ाई के लिए एकांत चाहिए, और एकांत यदि आपका रूम है, जैसे मैं 10 बाई 10 के रूम में पढ़ता था, इससे ज़्यादा एकांत और कुछ हो ही नहीं सकता। और जब भी मैं पढ़ता था तो दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ता था। दीवार एकदम बिल्कुल खाली होनी चाहिए ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और मेरा जो साथी रहता था उसको मैं कहता तू पीछे बैठ करके पढ़, तू मुझे नहीं देखेगा, मैं तुझे नहीं देखूंगा। लेकिन वर्तमान के अंदर लाइब्रेरी ना रह करके एक फैशन आ गई है, और हर पेरेंट्स भी चाहता है मेरा बच्चा कहाँ है, लाइब्रेरी जा रहा है, मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, लाइब्रेरी जा रही है। अब वो लाइब्रेरी जा रहा है, जा तो रही है, लेकिन वो लाइब्रेरी में हो क्या रहा है, कितनी पढ़ रहा है, पढ़ रही है, इसके लिए तो पीछे नज़र रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक मैं से समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ जैसे लाइब्रेरी ऐसी भी होती है जहाँ पर जो लीडर होते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, वो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और विद्यार्थियों पर अगर ध्यान दे तो मतलब रिजल्ट अच्छा निकलता है। कुछ जैसे लाइब्रेरी के अगर लीडर ही अगर विद्यार्थी पर अगर ध्यान नहीं दे, वो सिर्फ फीस पर ध्यान देते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि अगर कोई पढ़ने वाला भी होगा तो भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो, लीडर तो लीडर ही होता है। अच्छा लीडर तो अच्छा ही कर सकता है। मैंने एक लाइब्रेरी बनाई तो मुझे भी कईयों ने कहा सर आप लाइब्रेरी पैटर्न के तो बहुत खिलाफ हो, आप लाइब्रेरी बना रहे हो। मैंने कहा मैं थोड़ी यूनिक लाइब्रेरी बनाऊंगा। तो राजस्थान की मेरी पहली ऐसी एक लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी को मैंने इस तरह से बनाया कि जब लाइब्रेरी में कोई भी विद्यार्थी बैठ करके पढ़ रहा है तो पड़ोसी को देख नहीं सकता। अच्छा। मैंने इस तरह से एक पैटर्न दिया। मैंने प्लाई को थोड़ा इसे लंबी कर दी
और उस कारीगर को कहा कि ऐसे बनाओ, एक दूसरे को पढ़ते हुए देख नहीं सकते। अब जब देख नहीं सकते तो आप अपने जो बॉक्स बना उसी बॉक्स में रहोगे, उसी में पढ़ोगे। आप हिल रहे हो, डुल रहे हो, फिल्म देख रहे हो, खा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये पड़ोसी को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। सही है। ये मैंने राजस्थान के अंदर पहला पैटर्न लेके आया। कुछ लोगों ने इस मेरे पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है। मैं कई बार हंसी मजाक के अंदर भी और कहता था, मैंने कहा लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया, आने के बाद में उनके अलग अलग सबके बॉक्स होने चाहिए। उसको अंदर बैठा है, पीछे से लॉक कर दो और उसमें एक अलार्म रख दो। उसको बाहर आना है तो अलार्म बजाएगा, लीडर की जो टीम होगी उसको बाहर निकालेंगे, वापस उसको लॉक कर दो। रिजल्ट मिल जाएगा 6 महीने के अंदर, सही। नहीं तो रिजल्ट मिलेगा नहीं 6 साल तक। तो सर कोई एक ऐसी पुस्तक जिसका आपके जीवन के अंदर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है? हाँ, एक पुस्तक मुझे मेरे दोस्त पारस सिंह ने भेंट की थी। उस पुस्तक का नाम था जीत आपकी, जीत आपकी। लेखक शिव खेड़ा। उसका मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उस पुस्तक को मैंने असंख्य बार पढ़ी हुई, अभी भी मैं उसको पढ़ता हूँ। उसका एक एक शब्द बड़ा अमूल्य है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को पुस्तक पढ़नी चाहिए। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा मेरे जीवन में जिस पुस्तक का, उस पुस्तक को नहीं कहूँगा, और वो एक ऐसा सम्मानीय ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता। इसको भी मैंने बहुत पढ़ा है और हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, ये ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। तो सर आप भाग्य में ज़्यादा विश्वास करते हैं या क्रम में? मैं 20% तो विश्वास करता हूँ भाग्य में, और 80% विश्वास करता हूँ कर्म में, और मेहनत में विश्वास करता हूँ। कुछ कुछ लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में फंस जाते हैं कि आपके हाथ की रेखा जो है अभी ये 2027 में बहुत अच्छा होने वाला है, आपके ये मकान बनने वाला है। तो सर कभी आपने भी इस मामले में अपना हाथ दिखाया? नहीं, मैंने हाथ कभी नहीं दिखाया। और मेरे जो साथ में जो पढ़ते थे उन्होंने ज़रूर हाथ वगैरह दिखाया था, वो हाथ वगैरह दिखाते थे। और जोधपुर के अंदर घंटाघर के अंदर यहाँ बाबा जी वगैरह खूब बैठते थे, उनसे हाथ दिखा करके आते थे। मुझे एक बार कहा गया कि आप भी चलो, आपके हाथ वगैरह दिखा देते हैं। और मैंने कहा मैं हाथ वाथ तो नहीं दिखाऊंगा। किसी ने, मैंने कहीं पता नहीं पढ़ा या किसी ने मेरे को कहा कि घोड़े की जो नाड़ होती है ना, उसकी अंगूठी बना करके पहनने से अच्छा रहता है, शनि वनी वगैरह होता है तो उतर जाता है। मैंने भी जोधपुर गया, घंटाघर, एक भाई को बोला तो उसने 500 रुपये तो वो निकाल के दी। सुनार की दुकान पे गए और वहाँ पर वो बनवाई। बनवाने के बाद मैंने पहन ली। पहनने के बाद में अगले दिन जब मैं नहा रहा था ना, तो उसने सही तरह से सेट नहीं की, और वो जो हाथ से ऐसे किया, मेरे अभी भी यहाँ खड्डा बना हुआ। अच्छा। इतना ज़ोर से लगा, पूरा लहू लुहान हो गया था। फिर ये हॉस्पिटल में इसको सही करवाने के बाद वापस सीधा सुनार के पास में गया और मैंने कहा ये खोल दे भाई। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी आंख निकल जाती। उसके बाद में मैंने तो ये तय कर लिया कि आपने तो ना तो हाथ दिखाना है और ना ही इस प्रकार की कोई अंगूठी पहननी है। हम तो सिर्फ एंड सिर्फ मेहनत 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 पर ही विश्वास करेंगे, कर्म पर ही विश्वास करेंगे, इसके अलावा किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कर्म के साथ साथ भाग्य का भी जरूरी है। आपकी किस्मत ही खराब है तो आप कितना ही कर्म करो, कुछ नहीं मिलना है। तो सर बहुत से लोगों का ये मानना है कि किसी भी घर में लक्ष्मी के आने से उसका भाग्य बदल जाता है। आपके जीवन के अंदर वो कौन सा पॉइंट था? हाँ, लक्ष्मी तो बेटी होती है, और बेटी के आने से सौभाग्य था मेरा कि मेरे पहले बेटी हुई। और लोग कहते हैं कि वाइफ और बेटी आपके लिए लकी है, और इन आज जो आपको जो भी मिल रहा है इनके भाग्य से मिल रहा है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वास्तव में इनके भाग्य से मिल रहा है, क्योंकि बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती है। बेटी का कर्म जो होता है वो उसके लिखा होता है, और उस बेटी को ऐसा पति मिलना था जो सरकारी सेवा में चयनित हो, जो कोचिंग का संचालन कर रहा हो, जो ये सारी चीज़ें हो सकता है उसके कर्म में लिखी हो। सही। तो ये वाइफ और बेटी दोनों के जो कर्म है, और वो कर्म हो सकता है उसके पीछे हमें भी मिल रहा है। तो सर अगर आपके जीवन पर अगर कोई किताब लिखना चाहे तो आप उसका शीर्षक क्या देना चाहोगे? पीछे की पंक्ति से अग्रिम पंक्ति की ओर। अच्छा। ये शीर्षक रखूँगा, क्योंकि मैं हमेशा पीछे की पंक्ति में बैठता था और आज लोग मुझे अग्रिम पंक्ति में बैठाते हैं, तो मैं यही शीर्षक रखूँगा। और इसी के आधार पर मैं एक पुस्तक लिखना भी चाहूँगा। जब भी मुझे कभी समय मिला तो ज़रूर ये पुस्तक लिखूँगा मैं। तो सर आपने कोचिंग शुरू करने का अंतिम निर्णय कब और क्यों लिया? मैं जब जोधपुर में था यहाँ पर, उस समय एक चाय की स्टॉल थी, वहाँ पर चाय वगैरह पीने के लिए जाता था। तो वहाँ पर मुझे मिले कोई कोचिंग के संचालक थे। उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ।
तो कहा आप SI का हमारा बैच है, उसमें आप पढ़ा लोगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा लूँगा। मतलब एज ए टीचर के तौर पे एज ए बोला था। टीचर के तौर पे पढ़ाना क्या तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ानी। इंडियन हिस्ट्री तो उसमें मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा लूँगा। और वहाँ जाकर के मैंने SI के बैच के अंदर जब पढ़ाई 1857 की क्रांति, उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ पैसे कितने लोगे। मुझे पता नहीं था इनसे पैसे कितने मांगने, कि उस समय जोधपुर में एक स्कूल में पढ़ा था, वो 4000 रुपये देते थे। तो यहाँ पर कोचिंग में पैसे मिलते हैं पर ओवर, घंटों के हिसाब से। घंटों के हिसाब से। तो सर किसी के जीवन में भटकाव का समय कौन सा होता है? दिनेश जी, जीवन में यदि भटकाव की मैं बात करूं तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सबसे पहले जब बच्चा माँ के साथ कनेक्ट होता है, उसको माँ बहुत अच्छी लगती है। जब वो 2-3 वर्ष का होता है, स्कूल के अंदर जब वो जाता है तो उसको मैम बहुत अच्छी लगती है। और ये उम्र जब 7, 8, 11, 12 वर्ष का हो जाएगा, अब बात आती है जीवन में भटकाव का समय कौन सा है। जब आपका बच्चा है या मेरा बच्चा कोई भी हो, उसके पीछे टिन लगना शुरू हो जाए, 13, 14, 15, 16, ये टिन एज जब भी है, तब आप ध्यान रखिएगा ये जीवन का सबसे ज़्यादा भटकाव काल है और ये जीवन का सबसे ज़्यादा स्वर्णिम काल भी है। अच्छा, इस समय बच्चे के ऊपर नज़र रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे ज्यादा भटकाव का समय जो होता है वो इसी एज में होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे का भटकाव टिन एज में ही होता है। 13 में होगा या 14 में होगा या 19 में होगा या फिर 18 में होगा। तो मैं हर बार कहता हूँ ये टिन बहुत खतरनाक है। टिन में यदि बच्चा बच गया और भटकाव में उधर उधर भटका नहीं, और फिर उसके बाद में फिर वो 20 में, 21, 22 में आ गया, तो फिर अच्छे बुरे का उसको नॉलेज हो जाएगा, और नॉलेज हो जाएगा तो उसमें भटकाव नहीं रहेगा। तो सर एक विद्यार्थी के जीवन में डायरेक्शन और गाइडेंस का कितना रोल होता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व होता है। यदि डायरेक्शन का मतलब होता है उसको निर्देश देना, गाइडेंस का मतलब होता है उसको गाइड करना। गाइड कौन करता है? कोई न कोई उसका गुरु करता है, उसको गाइड करना। अब जब उसको डायरेक्शन मिल जाए, उसको गाइड मिल जाए, तो उसका वो जो लक्ष्य है उसके ऊपर वो फोकस करता है। गोल पर अपना फोकस कितना है ये उसका उसको गुरु सिखाते हैं। बल्ब में और लेजर लाइट में कितना फ़र्क है। यदि बच्चा बल्ब बन करके रहेगा तो वो क्या करेगा, उसमें रोशनी तो बहुत है और वोल्टेज भी उसके अंदर बहुत है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फैला रहा है, दूर तक नहीं जा सकता। दूर तक नहीं जा सकता, वो अपने तक सीमित है। और लेज़र लाइट जो है उसके अंदर इतना वोल्टेज नहीं है, उसके बावजूद भी उसका जो फोकस करने का जो क्षमता है ना बहुत ज़्यादा है। तो ये डायरेक्शन जो हमें मिलते हैं, गाइडेंस जो मिलती है, उससे हमें जीवन में हमारे लक्ष्य पर फोकस करने की जो क्षमता है हमारी बढ़ती है। तो सर अभी आपके 16 वर्ष बाद में लड़की के बाद में लड़के का जन्म हुआ, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही इसमें? दिनेश जी, आपने बहुत दुखती रग पर सवाल पूछ लिया, बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया। और ये मैं घर में सवाल सुन सुन के बहुत थक चुका था। लड़की के जन्म के 16 साल बाद लड़का यानी कोई संतान नहीं हुई। इस समय मैं तो कॉलेज में रहता था और कोचिंग वोचिंग में समय देता था, इतना मुझे समय नहीं मतलब मिलता व्यवस्था थी। मैं व्यस्त रहता था, लेकिन जो वाइफ थी वो बहुत दुखी रहती थी, उसको बहुत ताने सुनने पड़े। वो कहीं पर भी समाज में उधर उधर जाती थी तो वो कहती थी कि मुझे औरतें कहती हैं कि तेरे अगली संतान नहीं है, तेरी एक बेटी है, ऐसी बातें वो कहती, मुझे बताती थी कि मुझे ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे नौकरी भी है, इतना पैसा भी है, पर तुम क्या करोगे, ये पैसा तुम्हारे क्या काम का, तुम्हारे कोई संतान ही नहीं है, इस पैसे का रखवाला कौन होगा, ये पैसा ऐसे व्यर्थ चला जाएगा। तो कई बार वो रोती थी, तो मैंने कहा तू रो मत, जो भी होगा सो देखा जाएगा, लेकिन तुझे रोना नहीं चाहिए। फिर उसने लास्ट में ये कर दिया था दिनेश जी कि समाज में मैं कहीं जाऊंगी नहीं, यहाँ तक कि मैं पीर भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो मैं नहीं जाऊंगी तो घर के अंदर पैक के रहूंगी। मैं ताने सुन सुन के बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं भी सोचता, मैंने कहा ये तो सारी चीज़ें देखो, पैसा, पुत्र, ये जो है ना, ये जीवन के प्रारब्ध है। ये आपको कब मिला ये तो ईश्वर पर निर्भर करता सही है। है। अब ईश्वर ही है, वो सब कुछ करेगा। मैं उनको हमेशा कहता था, मैंने कहा पुत्र, पैसा, ये जीवन के प्रारब्ध है, अब ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो ईश्वर पर निर्भर करता है। लेकिन रोने से क्या होगा, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मुझे भी कई बार ऐसे सुनने को मिलता था, मुझे लोग कहते थे कि सर आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि इसके लड़का है ही नहीं, ये बच्चों की फ़ीस खाता है, बद्दुआएँ लेता है, जीवन में इसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, इसलिए हाय देखो इसके लगती है। लड़का नहीं हुआ, इसके हाय लग गई।
मैं भी सोचता था कि ऐसा हो सकता है क्या। ये बात जब मम्मी के पास में पहुंची तो मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसा यदि है और तो तेरे दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ये दूसरी शादी की भी बात चालू कर दी थी। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा नहीं मम्मी, दूसरी शादी वादी तो नहीं करनी, अब देखो ईश्वर पे रखते हैं। और ईश्वर को मंजूर था कि बेटा हो गया। बेटा हुआ तो लोगों के जो भाव थे वो बदल गए। जो लोग ये कह रहे थे ना कि इसका पैसे कौन संभालेगा, जो ताने मार रहे थे ना, वो सब कहने लगे कि हमने कहा था ना तेरे बेटा होगा, हमने कहा था ना तेरे लड़का और होगा। वो सबसे ज्यादा वही लोग बोलते थे जो ये बोलते थे कि यार आपके पीछे लड़का नहीं हुआ है, अब आपकी माया कौन संभालेगा बहुत पीछे। बोलते थे। और जब कोई फ्री रहता है, जैसे वाइफ तो फ्री रहती थी, तो वाइफ फ्री रहती थी तो ये ज़्यादा सुनती थी, मैं तो कम सुनता था। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दिनेश जी, दुनिया इतना जल्दी चेंज होती है, जिस पे भरोसा करना, कोई ये सोच ले कि मेरे सपोर्ट में सारी दुनिया खड़ी है, कोई नहीं खड़ा है। उगते सूरज को सलाम है, डूबते सूरज को कोई कोई सलाम नहीं सलाम कर नहीं रहा। करता। यदि आपकी नाव डूब रही है तो लोग धक्का और दे देंगे डुबाने के लिए। हम्म। और यदि आप नाव आपकी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है तो वो लोग अपने आप किनारा कर देंगे, किनारा। किनारा करके आप साइड में हो जाएंगे। इसलिए सावधानी खुद को रखनी पड़ेगी, यात्री अपनी सवारी जोखिम पर करे। तो सर आपके जीवन में कोचिंग शुरू करने का ख्याल कब आया? ये तो निर्णय ऐसे हुआ कि जोधपुर के अंदर कोचिंग में पढ़ा पढ़ा करके कोचिंग रग रग के अंदर बस गई थी। मेरी बहुत पहचान हो गई थी यहाँ जोधपुर में जब मैं यहाँ पढ़ाता था। लेकिन मुझे जोधपुर के अंदर एक कोचिंग संस्था ने पार्टनरशिप का ऑफर दे दिया था। अच्छा। मुझे कहा था सेकंड ग्रेड की नौकरी छोड़ दो। मैंने पापा को पूछा, मैंने कहा मैं सेकंड ग्रेड की नौकरी छोड़ करके कोचिंग में पार्टनरशिप ले लूँ। पापा ने मना किया कि नहीं। मैंने कहा सेकंड ग्रेड में होगा क्या। कोचिंग से उस समय मेरे 70-80 हज़ार रुपये बनते थे। 70-80 हज़ार रुपये पापा लेते नहीं थे, कहते मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो नौकरी चाहिए। तो एक अटैची पैसे की भर जाती थी। और हम लोग फिर कहने कहा पैसों का क्या करेंगे। पापा ने कहा नहीं नौकरी। और उस समय नौकरी की तनख्वाह कितनी, 11,100। और मैंने तो 2-4 महीने देखी नहीं तनख्वाह, फिर भी मैंने जा कर के ज्वाइन कर ली। और ज्वाइन करने के 17 अक्टूबर 2011 को मैंने ज्वाइन की और 28 दिसंबर 2011 को कोचिंग शुरू कर दी। अच्छा। क्योंकि वो जो रग रग के अंदर वो बातें बसी हुई थी सही। कि कोचिंग का संचालन करना है, कोचिंग का संचालन करना है, तो बाड़मेर के अंदर करना है। क्योंकि पोस्टिंग बाड़मेर हो गई तो मैं बाड़मेर में, गांव तो लंगेरा गांव है, थोड़ा दूर पड़ता है। मैं वाइफ को और एक मेरे अंकल के बेटे को लेकर के आया बाड़मेर और एक कमरा मकान लिया किराए पर और उसी के अंदर कोचिंग शुरू कर दी। तो सर संकल्प क्लासेज के स्थापना के पीछे आपकी क्या मूल सोच रही है? संकल्प नाम है ना, अच्छा नाम है, संकल्प है। जो जयपुर के अंदर मालवीय नगर के अंदर वहाँ पर एक हॉस्टल में रहता था, उसका नाम संकल्प था। अच्छा। वो आरएसएस के द्वारा संचालित था और उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता था। तो मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे कहा कोचिंग का नाम क्या रखेंगे। तो फिर मेरे कई दोस्तों ने कुछ कहा ये रख दो ये रख दो। मैंने कहा संकल्प पे रख देते हैं। तो मैंने उससे संकल्प रख दिया। और संकल्प कोचिंग के पीछे जो वास्तव में मेरी जो सोच थी वो ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने का कार्य करना। ऐसी प्रतिभाएं जो वास्तव में निडी हैं। प्रतिभा जन्मजात होती है, प्रतिभा किसी के घर भी जन्म ले सकती है। अब प्रतिभा मान लो किसी गरीब असहाय के घर प्रतिभाशाली बच्चा जन्म ले लिया है, फीस के कारण किसी अन्य कारण उसको परेशानी नहीं हो, ऐसी स्थिति के अंदर कोचिंग का संचालन करना है। एक तरह का शौक था, पैसे नहीं कमाना है। कोचिंग के 2 उद्देश्य चलती है, एक सिलेक्शन और दूसरा होता है कलेक्शन। यदि हम सिलेक्शन पर ध्यान देते हैं तो पैसे कम कमाएंगे, कलेक्शन पर ध्यान देते हैं तो सिलेक्शन कम होंगे और एक समय में कलेक्शन अच्छा कर लेंगे, पैसे ज़्यादा कमा लेंगे। आजकल लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ कोचिंग खोलने से पहले काउंटिंग करते हैं कि 200 बच्चे आ जाएंगे, 200 × 20,000 पहले से ये देख लेते, इतने हम कमा लेंगे। जबकि ये मेरा उद्देश्य नहीं था, कमाना नहीं था। मुझे लगा कि मुझे ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशना, ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाना। इस समय मैंने अभी तो मैं लाखों की संख्या के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। लेकिन अभी हज़ारों में नहीं कह सकता तो सैकड़ों में संख्या हो जाएगी जिनको मैंने निःशुल्क पढ़ाया। अच्छा। ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जिनको फीस के लिए मैंने खुद ने पैसे दिए उनको। मैंने कहा ये पैसे लेकर के आप काउंटर पे जाकर के जमा करवा दो। आप ये मत बताना कि ये पैसे हम सर से लेके आए, ताकि काउंटर वाले आपके साथ में ये नहीं कहे कि ये हमारे यहाँ पर फ्री पढ़ रहा है। सही है। कई सारे ऐसे बच्चे जिनको मैंने छात्रवृत्ति के रूप में पैसे भी दिए। और मैं ये चीज़ें जब भी करता हूँ ये शो नहीं करता हूँ। कभी भी मैंने किसी विद्यार्थी को पास में बैठा करके वीडियो नहीं बनाया कि इस बच्चे को मैंने फ्री पढ़ाया है।
सही। मैंने कहा ये प्रतिभा का एक तरह से अपमान है, इस तरह से मैंने कभी किया ही नहीं। लेकिन बच्चों की हेल्प करना, उनको आगे लाना, उनको तराशना, ये मेरी मूल भावना थी। इसको लेकर के जब मैं ऑनलाइन के ऊपर आया तो मैंने कोर्स को बहुत सस्ता रखा। तो इस कम समय के अंदर 1M वन ऐप मिलियन डाउनलोड 1 मिलियन डाउनलोडिंग हो गई डाउनलोड आप। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी आपके इंस्टाग्राम पे भी 100 के हो गया 100 है। के हो गए, बिल्कुल। तो सर आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, छात्र का चयन या उसका चरित्र निर्माण? चयन से ज़्यादा चरित्र होना चाहिए। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि चित्र नहीं, चरित्र सुंदर होना चाहिए। भवन नहीं, भावना सुंदर होनी चाहिए। साधन नहीं, साधना सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सुंदर होना चाहिए। अब अपन सिर्फ चयन पे आकर के रह जाते हैं तो आप देखा होगा चयन हो जाने के बाद में भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये लोग क्या करेंगे? ऐसे लोगों का चरित्र अच्छा होना चाहिए। पैसा तो कमा लेंगे लेकिन वो एक अपनी इमेज, जो छवि, जो मतलब चरित्र है, वो नहीं कमा पाएंगे उससे। जब आपका चरित्र अच्छा नहीं होगा ना तो आप किसी भी सरकारी सेवा में चले जाओ, चाहे आप IAS हो, RS हो, कुछ भी हो, सही है। आप उस पद की गरिमा के अनुसार काम कर ही नहीं सकते। सही और है। आखिर के अंदर आप उस पद को धूमिल करोगे और आप अपने चरित्र का भी पतन करोगे और साथ ही साथ उस पद को भी आप नुकसान पहुंचाओगे। इसलिए सुंदर जो है वो चरित्र होना चाहिए। सर जब आपके माध्यम से पहली बार किसी विद्यार्थी का चयन हुआ तब आपकी भावना कैसी रही? हाँ, मेरे को जब पहली बार एक विद्यार्थी ने आकर के कहा कि सर मेरा सरकारी सेवा में चयन हो गया। मैं जोधपुर में पढ़ा था तो उस समय तो खूब कहते थे, लेकिन संकल्प से जब पहली बार एक विद्यार्थी का चयन हुआ था उस समय जो मुझे खुशी मिली थी शायद मेरे भाई के सिलेक्शन से भी ज़्यादा थी। मेरे छोटे भाई का या बड़े भाई का जो भी सिलेक्शन हुआ, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी संतान यदि सेलेक्ट हो जाती, RAS बने, IAS बने, शिक्षक बने, जो भी बने, या फिर कोई बिजनेस में भी जाए, तो भी मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी मुझे मेरा जो शिष्य आया मिठाई लेकर के और उसके सिलेक्शन की। जो तब मुझे लगा कि मैंने जो ये कार्य शुरू किया है ये पवित्र कार्य है और इस कार्य का कारवां अब निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो सर 12वीं के बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि वो किस भर्ती की तैयारी करें या उनको डायरेक्शन नहीं मिलती, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, 12वीं के बाद में जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो तो नीट वगैरह उस फील्ड के अंदर चले जाते हैं। कॉमर्स के होते हैं तो CA वगैरह इस फील्ड के अंदर चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या आती है आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को। उनको ये लगता है कि 12वीं के बाद क्या करें, और तब वो कॉलेज में आते हैं और चाहते हैं कॉलेज के अंदर मज़े करेंगे। इसके अलावा कॉलेज का तो नाम ही मज़े करने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनको कॉलेज के साथ साथ में 12वीं करने के बाद में एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर देना चाहिए। वो फाउंडेशन कोर्स 3 ईयर हो, 2 ईयर कोर्स हो, आप कॉलेज के साथ साथ में उसको साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉलेज की पढ़ाई भी आप उसमें साथ में हो जाएगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई भी साथ में हो जाएगी, और 3 साल तक यदि किसी एक के साथ रह कर के निरंतर आप तैयारी करोगे तो आपको कॉलेज के बाद में भटकाव नहीं होगा किसी तरह से। और जब आप कॉलेज के साथ में अपनी नींव इतनी मजबूत कर दोगे, फिर BA करो, उसके BA हो जाएगी, साथ साथ में फिर B.Ed करो, MA करो, फिर नेट करो, तो उस दरमियान आपकी जो उपलब्धियां हैं वो जल्दी से आप उसको प्राप्त करोगे, अचीव जल्दी करोगे, अदरवाइज बहुत समय लगेगा। तो सर आज के समय में प्रतियोगी परीक्षा में सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है? सबसे बड़ा भ्रम आज प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के चल रहा है। विद्यार्थी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है, उसको सुबह उठना, क्लासरूम में जाना ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसी स्थिति के अंदर 2, 3, 4 अलग अलग कोचिंग संस्थानों के कोर्स ले लेगा, लाइब्रेरी में जाकर के बैठ लेगा और घर वालों के सामने ही दिखावा करेगा कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपको आज कह देता हूँ कि ये जो विद्यार्थी वर्ग के लिए बड़ा संक्रमण का काल है, और इस समय यदि विद्यार्थी नहीं समझे तो उनको काफ़ी संकट का सामना करना पड़ेगा। मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये दावा करता हूँ कि मुझे एक भी विद्यार्थी ऐसा ला कर के दिखाइए जो सुबह 7 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक लगातार मोबाइल के माध्यम से और ऑनलाइन पढ़ता हो, नोट्स बनाता हो। नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके इसी मोबाइल के इंस्टाग्राम है, इसी में फेसबुक है, इसी में नोटिफिकेशन आते हैं, इसी में आपके कॉल आते हैं, और यही आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन समय ऑनलाइन का है। विद्यार्थी बड़ा आलस्य जीवन जीता है, और विद्यार्थी के बारे में कहा गया कि आलस्य कुतो विद्या। आलस्य है तो विद्या नहीं मिलेगी, लेकिन वो आलस, इसीलिए वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा के अंदर ऑनलाइन शिक्षा का जो दौर है ये बड़ा भ्रम का दौर है। अभी कुछ विद्यार्थी जैसे उस ऑनलाइन की शिक्षा को जो है वो पॉजिटिव वे में भी लेकर के सिलेक्शन लेते हैं,
कुछ कुछ लोग जो है इसके बारे में भटक भी जाता है। तो वो मेरा ऐसा मानना है कि जो विद्यार्थी जो है, जो सीरियस होकर जो ऑनलाइन क्लासेस की जो तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से भटकना नहीं चाहिए। ऑनलाइन में देखो ऐसे करना चाहिए, ऑनलाइन जो भी तैयारी करें उनको मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन में जब आप वीडियो देख रहे हैं साथ साथ में नोट्स बना दो। आप साथ साथ में नोट्स बनाने के बाद सेकंड बार जब वीडियो देखो, नोट्स के और उसके साथ में आप मिलान कर दीजिएगा। आप केवल उसको देखो मत। आप जब तक हेड का और हैंड का प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा प्रयोग ऐसा करके फिर क्या करो, एक बार ऑनलाइन से आपने नोट्स बना दिए, फिर मूल किताबें ले लो, मूल किताबों को ऑनलाइन के साथ में जो आपने नोट्स बनाए ना उसके साथ में कनेक्ट कर दो, फिर फायदा मिल सकता है आपको। सही है। तो सर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है, तो क्या सफलता का कोई शॉर्टकट है? देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिंदगी और गाड़ी है, उसके गियर बदलते रहते हैं और बदलते रहना चाहिए। अनार के पौधे कोई लगवाता है ना किसान, उसके फल 3 साल बाद आते हैं। अच्छा। तो 3 साल तक वो वेट करता है। और एक विद्यार्थी 3 महीने में उसको नौकरी चाहिए, 4 महीने में उसको नौकरी चाहिए, कोचिंग कर लेगा, उसको घर वालों कह देगा अभी मैं पटवारी की 3 महीने कोचिंग किए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। और जिनका भी सिलेक्शन होता है उन सब का सिलेक्शन इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी 4th ग्रेड का रिजल्ट आया, इतनी ज़्यादा मेरिट गई, 21 लाख विद्यार्थी उसके अंदर बैठे थे। मतलब राजस्थान में जितने भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई तैयारी कर रहा हो, कॉलेज की कर रहा हो, आरएस की कर रहा हो, सारे उसमें बैठ गए थे। तो सारे उसमें बैठे हैं तो सिलेक्शन भी तो हुआ है ना लोगों का। सही है। सिलेक्शन उनका हुआ है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ा था, लंबे समय से तैयारी कर। इसलिए सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यदि आपको शॉर्टकट रास्ता सफलता के लिए चाहिए तो आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो सर जो विद्यार्थी असफलता से जूझ रहे हैं उन्हें सबसे पहले क्या बदलना चाहिए, अपनी योजना या अपनी सोच? दोनों को बदलनी चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे मन का जो 90% भाग है वो अचेतन मन होता है। यदि हम यही सोच के रह जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बिजनेस में सफल नहीं होंगे, मुझे कोई सरकारी जॉब नहीं मिलेगा, मैं कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, तो ये तो सोच है। दूसरा, काम करने का तरीका यानी प्लान जितना अच्छा होता है और आपका नज़रिया जितना पॉजिटिव होता है उतने आप आगे बढ़ते हो। तो सर बाड़मेर को काला पानी की सजा कहा जाता है, फिर भी आपने इंस्पायर आरएस एकेडमी की स्थापना की, कैसे? बाड़मेर को अधिकारियों की जो बाड़मेर में पोस्टिंग होती थी ना, तो उनको जयपुर में धमकी दी जाती थी कि ढंग से काम कर ले नहीं तो तेरी बाड़मेर पोस्टिंग कर देंगे। बाड़मेर मतलब काले पानी की सजा के रूप में जाना जाता था। काले पानी की सजा इसलिए थी, यहाँ संसाधनों का काफ़ी अभाव था, रेगिस्तानी क्षेत्र था, पानी का यहाँ पर अभाव था। लेकिन कुछ समय पहले यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर खूब सारी कंपनियाँ आ गई हैं, रिफाइनरी लग रही है। अब बाड़मेर को राजस्थान का दुबई कहते हैं। चमन हो गया पूरा, बाड़मेर पूरा चेंज हो गया। और राजस्थान के अंदर वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सिलेक्शन बाड़मेर से हो रहे हैं। बाड़मेर के विद्यार्थियों में अभी भटकाव नहीं है। बाड़मेर के विद्यार्थी अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ढंग से कर रहे हैं। बाड़मेर में जो माहौल है वो पढ़ाई का माहौल है। कोरोना काल के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जितने भी अभिभावक हैं वो अपने बच्चे बाहर नहीं भेज रहे हैं, और जब बच्चे बाहर नहीं भेज रहे हैं तो उनको प्लेटफॉर्म की अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आवश्यकता है। तो मैंने और मेरे जो मित्र हैं रवि प्रकाश जी एसडीएम साहब ने और हमने मिलकर के निर्णय लिया कि बाड़मेर के अंदर इंस्पायर आरएस एकेडमी की शुरुआत करेंगे। खूब बना दिए, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, शिक्षक खूब बना दिए। अब जो है हजारों की संख्या में। अब जो है अब मतलब आप अपना सपना पूरा करना चाहते अब हैं, हम आरएस बनाएंगे, अफसर बनाएंगे। क्योंकि आपने पॉडकास्ट के माध्यम से बताया था कि आपका सपना था एक आरएस बनना। बिल्कुल, मेरा सपना था। और इस बार 2023 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट में 15 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। अवंतिका करके हमारे जो जिसकी 15वीं रैंक है। बिल्कुल। और हमें बहुत खुशी हुई। हमने उनका भव्य एक कार्यक्रम भी आयोजित करवाया। लोगों ने सब ने कहा कि बाड़मेर जैसे क्षेत्र के अंदर इस तरह से आरएस का इंस्टीट्यूट चलाना ये अपने आप में एक चुनौती है। आज भी लोग ऐसा सोचते हैं कि बाड़मेर को काले पानी की सजा माना जाता है, लेकिन मैं सबको ये कहूँगा कि अब बाड़मेर वो बाड़मेर नहीं रहा है। बाड़मेर बहुत बदल चुका है। सर राजस्थान के अंदर बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन आपने एडी डिजिटल एंड मीडिया कंपनी को ही क्यों चूज़ किया? दिनेश जी देखो, आज आपके पास में बैठा हूँ तो सीधी सी बात है, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि दिनेश जी की तारीफ करेंगे। मैं हर बात सत्य कहता हूँ, सटीक बोलता हूँ। मेरे पास में बेंगलोर से भी ऑफ़र आया, कुछ समय पहले मेरे पास में नोएडा से भी ऑफ़र आया, क्योंकि सब लोग नज़र रखते हैं, हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। मैंने कुछ कंपनी के साथ में पहले डिजिटल मीडिया की कुछ कंपनी के साथ में काम भी किया।
लेकिन एडी ग्राफिक्स और इनकी जो टीम है, इनका जो कार्य करने का तरीका स्मूथ, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये बात लगी कि प्लान बताते हैं कि आपको क्या करना है। यदि आपको प्लान नहीं बताया जाता है, मुझे पूरा एनालिसिस करके बता देते हैं कि आप इंस्टा में इस तरह से प्लान करेंगे, यूट्यूब पर इस तरह से प्लान करेंगे, फेसबुक पर इस तरह से प्लान करेंगे। देखो, कहा भी गया है कि माँ की ममता और टीम की क्षमता। मुझे लगता है कि एडी ग्राफिक्स की टीम के अंदर वो क्षमता है, और उसी क्षमता की बदौलत ही मैंने आया, बाड़मेर से मैं जोधपुर आया, और आपसे पहले भी कनेक्ट था, लेकिन मैं टीम को जांचना चाहता था। यहाँ आकर के जब मैंने टीम को देखा तो मैंने निर्णय लिया कि ये काम मैं बेंगलोर नोएडा में नहीं करूँगा, अब ये मेरा काम एडी ग्राफिक्स टीम के माध्यम से होगा, और ये हमेशा इनके साथ ही मिलकर ही करूँगा। तो सर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि प्रेम सिंह राजपुरोहित सर जो है वो आने वाले समय के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे, क्या ये सही है या गलत? लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीच वगैरह उस तरीके से देता हूँ ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये चुनाव में जाएगा, चुनाव लड़ेगा और ये राजनीति के अंदर आएगा। मेरा शुरुआत में सपना था वकील बनने का, क्योंकि मैं पंचायतियाँ थोड़ी ज़्यादा करता था, लेकिन राजनीति का मेरा कभी विचार नहीं है। मैं सरकारी नौकरी पूर्ण करने के बाद में समाज सेवा करूँगा, और मेरी ये कोशिश ज़रूर रहेगी जितने भी असहाय जितने विद्यार्थी हैं, और उनकी हमेशा हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा सपना है। तो सर अंत में जो विद्यार्थी हमें अभी तक पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन सबको ये कहूँगा कि जीवन बड़ा अमूल्य है। जीवन है तो जहान है। सबसे पहले अपने जीवन को बचाइए, जीवन को सुरक्षित रखिएगा। दूसरा, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा संस्कारों पर। संस्कार बहुत ज़रूरी है। आजकल पेरेंट्स अपने बेटे को कार दिला रहे, संस्कार नहीं दिला रहे। हमें कार बाद में दिलानी, पहले संस्कार दिलाने, इसके ऊपर ध्यान देना है। भारत के अंदर 2 या 3% जो है सरकारी नौकरी के अंदर है, बाकी सब बिजनेस करते हैं। हमने नौकरी को इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया, इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया है कि हम प्राइवेट किसी भी कार्य करने वाले को हेय दृष्टि से देखते हैं। आज भी रिश्ता नाता करने जाते हैं तो सरकारी नौकरी को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। आज सेठ साहूकारों को आप लोग देख लीजिएगा, वो बच्चे को सरकारी नौकरी करने नहीं देते हैं। वो कहते हैं अपना खुद का बिजनेस है, इस बिजनेस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने ऐसे कई परिवार के अंदर बच्चों को देखा जिनको इस तरह से डांटा जाता है, लताड़ा जाता है कि देख ले वो नौकरी लगे, तू क्या कर रहा है। आज आपको आपको दिनेश जी मैं कहूँगा, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी आप एक बार डिग्रियाँ मंगवाओ। कोई 8वीं फेल होगा, कोई 10वीं फेल होगा, डिग्री है ही नहीं उनके पास में। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो केवल नौकरी के पीछे ना भागे, अच्छे इंसान बने, और अच्छे इंसान बनकर के आप लोग, यदि आपके अंदर अच्छे से चरित्र हैं, अनुशासन है, धैर्य है, आत्मविश्वास है, गुण हैं, और कुछ स्किल सीखें। हम लोग क्या करते हैं, केवल डिग्रियाँ इकट्ठी करने में लगे। मेरे पास में आते हैं, सर 35 साल का हो गया हूँ, मैंने एमए कर दी, नेट कर दी, पीएचडी कर दी, बेरोजगार हूँ। 35 साल के आप बेरोजगार हो, और भारत के अंदर एक 16-17 साल का एक लड़का है जिसके पास में एक स्किल है, और उस स्किल के कारण वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। वो है वैभव सूर्यवंशी, और उसके पास में डिग्रियां नहीं है, और आप इतनी डिग्रियां इकट्ठी करके बैठे और आपके पास कोई स्किल भी नहीं, यानी कि आपके पास पढ़ाने की भी स्किल नहीं है कि आप पढ़ा पाओ। इसलिए आप कोशिश ये करिएगा कि आप अपनी डिग्री के साथ साथ स्किल को भी सीखें। तो सर जब स्किल की बात हुई है, तो पुराने ज़माने में माता पिता जो थे वो अपने बेटी को सिलाई सेंटर भेजते थे ताकि उसमें जो है एक स्किल डेवलप हो, जो यहाँ नहीं तो उनके जो है ससुराल के अंदर काम है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? स्किल का मतलब कौशल यदि आपने कोई सीख रखा, जापान में देखो, जापान में इस तरह की मारामारी नहीं है जो अपने यहाँ पर है, कि वहाँ पर इस तरह से बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी क्यों नहीं, कि हर एक के पास में कोई न कोई स्किल है। महात्मा गांधी ने उस समय ठीक कहा था कि बुनियादी शिक्षा पर ध्यान दो। मैं आज सरकारी नौकरी के लिए संस्थान का संचालन करता हूँ, लेकिन मैं हर बार कहता हूँ ये जरूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी के लिए पीछे भागना है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप आओ और आपको मैं तैयारी कराऊंगा, आपको सरकारी नौकरी दिला दूंगा। मैं तो कहता हूँ आप स्किल सीखो, मन के अंदर अच्छा विश्वास रखो कि हम अच्छा कर सकते हैं, बड़ी सोच रखो, आप लोग बड़े लोगों के साथ रहो। आप व्यापारी के साथ रहोगे तो आप भी व्यापारी बनोगे, आप लोग साहूकार के साथ रहोगे तो आप साहूकार बनोगे, आप चोर के साथ रहोगे आप चोर बनोगे। इसलिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे आप लोग मित्र रखो,
और पेरेंट्स के साथ में लगातार उठो बैठो और उनसे लगातार आप लोग संपर्क रखिएगा और निरंतर बेसिक चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ये जो फेम, हवा में उड़ने वाली बातें हैं, सोशल मीडिया है, इनसे दूर रहिएगा और लगातार प्रयास करो। कहा भी गया, मेहनत कर रे मानवी मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीजे नी गुरु धनी भगवान। यदि आप निरंतर मेहनत करते हो, लगातार मेहनत करते हो कि गिड़को कर रे कंथड़ा हिरण किसो घी खाए, घास चरे पुन बखे घोड़ों सु आगे जाए। तो हिरण कौन सा घी खाता है, वो घोड़ों से भी आगे चलता आगे है, जाता है। लेकिन कुछ गिड़को करना पड़ता है, वो आप लोग जरूर करिएगा। अपने लक्ष्य पर अडिग रहिएगा और लेजर लाइट की तरह आप फोकस रखिएगा। जीवन में आप सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और अपना टॉक्स के अंदर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल। आभार है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर अपने टॉक्स में पधारे और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को आपकी जो प्रेरणा स्रोत जो चीज़ें रही हैं उसमें से बहुत से ऑडियंस को सीखने को मिलेगी। तो अपना ही टॉक्स के इसी एपिसोड की कड़ी में मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं दिनेश शर्मा आप सबसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।